दोस्तों ये वीडियो देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा क्या ही बोलूँ यार इसके ऊपर। ये आप में से एक बच्चे के द्वारा सेंड की गई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी बच्चे आजकल हॉस्टल में रहते हैं तो कई बार कई सारी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो एक ऐसी सिचुएशन जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। ये देखो पीछे ये जाली थी, जाली इसने सोचा कि फिक्स हो रखे हैं यहाँ पर, और इसको मुझे लग रहा है ऐसा चप्पल जूता कुछ पहनना था। उसके लिए वो वहाँ पर बैठने की कोशिश कर रहा था और तुरंत पीछे गिरा और ये 6ठी मंजिल से नीचे गिरा और गिरते ही इसकी मौत हो गई। ये जो बच्चा था ये वेस्ट बंगाल का था। और जैसे ही यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली तो आप लोग समझ सकते हैं कि हॉस्टल के अंदर में जो बच्चे रह रहे हैं उनके बीच में से अगर कोई ऐसा बच्चा जाए तो क्या कंडीशन बनती है। तो हॉस्टल में रहकर ये मेडिकल की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पर ये वीडियो हम लोग को बेसिकली क्या दिखा रही है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे कई बार ना कई सारी छोटी छोटी हमारी गलतियाँ जो हैं वो हम लोगों को ले डूबती है। थोड़ा सा सतर्क हम लोग को भी यहाँ पर रहना पड़ेगा। इतनी ऊंची बिल्डिंग में है अगर यहाँ पर तो थोड़ा सा हल्का सा सतर्क रहना यहाँ पर बनता ही है। इसके द्वारा भी यहाँ पर ये चीज़ें नोटिस नहीं की गई। पर लेकिन सबसे बड़ी जो गलती है यहाँ पर वो है मकान मालिक की। यहाँ पर इस तरीके से इसको फिक्स नहीं किया गया ये जो जाली है यहाँ पर, जबकि इतनी ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पर। ये सोच रहे हो कि कैसे खुल गई एकदम। तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या कंडीशन निकल कर आई। तो एक तरीके से सोच सकते हो कि घर वाले तो सोच रहे होंगे कि यार पढ़ने के लिए भेजा है, पर लेकिन 1 मिनट में इंसान जो है उसकी डेथ हो गई। मैं जब कॉलेज में था उस टाइम पर ऐसी ही एक बच्चे की डेथ हुई थी, तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया। यार कई बार ना छोटी छोटी लापरवाही जो है बहुत ही बड़ा नुकसान करके चली जाती हैं। तो कौन कौन आप में से बाहर रह रहे हैं थोड़ा सा यार ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का, ताकि ऐसी कोई दुर्घटना न घटे। दोस्तों आज है 8 फरवरी और आज जो है आज का IANA जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस बड़ा शानदार रहने वाला है। बहुत ही डिटेल में बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले कई सारे मुझे इंस्टाग्राम पर मेल आ रहे हैं आजकल। एक बच्चा कह रहा है कि सर कम से कम विश तो कर दिया करो, वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया है। ऊपर सर पर एग्जाम आ रखे हैं, वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया है। चलो ठीक है, प्रपोज डे आज मैं देख रहा था, मैंने कहा वीक में देखो तो दिन कौन कौन से हैं। मैं आप सभी लोगों को प्रपोज करता हूँ और प्रपोजल एक्सेप्ट करो। प्रपोजल क्या है, जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम में सिलेक्शन लो और मुझे मेल करना कि सर सिलेक्शन हो गया है। दिल खुश हो जाएगा मतलब मेरा, ठीक है। फिर जहाँ कहोगे वहाँ मिलने आऊँगा, ठीक है। यार देखो एक बार ना लाइफ में थोड़ी सी मेहनत करके जो मुकाम के लिए लगे हुए ना, एक बार उसको सेट कर लो, फिर सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग के हिसाब से चलती हुई नजर आएगी। बस थोड़ा सा हिम्मत एक बार दिखा लो, ठीक है। कई सारे बच्चे हैं बोल रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मार्क्स जो है उसमें काफ़ी कम आ रहे हैं। यार ये जो मार्क्स होते हैं ना ये आप लोग के चेक करने के लिए नहीं है कि आप लोग को बेसिकली एक तरीके से डिप्रेस करने के लिए है। ये बेसिकली अपने आप को कॉन्टिन्यूटी में रखने के लिए है। क्योंकि अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो हताश होने से क्या होगा, सोल्यूशन थोड़ी ना निकलेगा। ये देखो कि हमको और बेहतर करना है, अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं तो हमको और मेहनत करनी है। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ो तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आसान नहीं है ये कि हाँ सामने वाला जो है आप लोगों से आगे निकल रहा है और आप लोगों के मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यार यहाँ पे ये होती है कि सॉल्यूशन के ओरिएंटेड अगर माइंड नहीं रखोगे तो जिस पोस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हो क्या उस पोस्ट के साथ में आप लोग जस्टिस कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग हो सकता है कि उस इंसान के साथ में कंपेयर कर रहे हो, यार पता नहीं कितनी सिस्टमेटिक वे में वो इंसान कब से पढ़ाई कर रहा है। अगर आज से ही आप लोगों को लग रहा है कि अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर आना है तो आज से अपनी प्रोग्रेस को चेक करना स्टार्ट करो। कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एक तरीके से ना एक आउटस्टैंडिंग माइंड का इंसान हो, वो एक बार पढ़ा सब कुछ याद हो गया। हर एक इंसान जो है वो मेहनत करता है, मेहनत करने का तरीका अलग हो सकता है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में अपने जो है शेड्यूल को डिवाइड करो और फिर उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। सबसे पहले दिन में वो काम कंप्लीट करना है जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है। अगर वो काम कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों का माइंड सेट जो है थोड़ा सा रिलैक्स होगा, आप लोगों को और प्रोत्साहित करेगा अगला काम करने के लिए। पर लेकिन अगर आप लोग पूरे दिन का ही एक तरीके से स्टार्टिंग का ढांचे ही खराब कर दोगे तो फिर तो यार वो दिमाग जो है आप लोगों को पूरे दिन गाली देने वाला है, ठीक है। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, आज भी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, आज भी लेट उठ गए। इसलिए कहता हूं कि जो सॉरी यार, इसलिए कहता हूं कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना बस उसको एक बार आप लोग मैनेज कर लो। मॉर्निंग का टाइम जो आप लोगों का उठने का शेड्यूल है, जो आप लोगों ने डिसाइड किया है 4, 5, 6 जो भी है, कोशिश करो कि थोड़ा आप तो जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। फरवरी का महीना आप लोगों का जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के पास में टाइम बचा हुआ है। एग्जाम में आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है वो लगभग 9:30 पर आप लोगों का एग्जाम होगा। तो क्यों ना आप लोग मॉर्निंग में उठकर अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो ताकि एग्जाम वाले दिन आप लोगों को परेशानी ना हो। बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है मैंने जो कि रात के पढ़ने वाले प्राणी होते हैं, पर वो अपनी आदत नहीं चेंज करते हैं एग्जाम से पहले भी, और फिर उस दिन भी एग्जाम में उनका माइंड उनका साथ नहीं देता है। तो अपनी बॉडी की क्लॉक जो है इस हिसाब से सेट कर लो ताकि वो आप लोग का साथ दे। और एक दिन में नहीं होती ये सारी चीज़ें, पर हाँ
एक एक आध हफ्ते में आप लोग आराम से सेट हो जाओगे। अगर लग रहा है कि अभी आप लोग पूरी रात जग रहे हो और मॉर्निंग में आप लोग सो रहे हो, तो कोशिश करो कि 30 मिनट का स्लॉट जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दो। यानी कि शाम को 30 मिनट जल्दी सोना स्टार्ट कर दो और सुबह को 30 मिनट जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। एक हफ्ते के अंदर अंदर ठिकाने लग जाएगा सारा काम। ऐसे आप लोग देख सकते हो। यानी कि ये सारी चीजें एक पैटर्न में पढ़कर आप लोगों को करनी पड़ेगी। सेम ऐसे ही आप लोगों का एग्जाम का है, आप लोगों को लग रहा है कि यार ये वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल इरिटेट कर रहा है, उस सब्जेक्ट को 30 से 40 मिनट एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दो और फिर देखो वो सब्जेक्ट जो है आप लोगों को प्यार करने लगेगा या फिर आप लोगों को उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसको टाइम दिया है। ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करो। आप लोग क्या करते हो, आनंद फानंद में कूद पड़ते हो और फिर उसके बाद में उन्हें कहते हैं कि झुलमुल होके बैठ जाते हो। फिर वहां पर पहले चीज़ों को देखो कि कमी कहाँ पर है और फिर आराम से उसको देखो, यार इसके लिए मुझे क्या करना है। अच्छा यहाँ मार्क्स कम आ रहे हैं, इसके यार थोड़ी सी किताब उठा लेता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेता हूँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन यार कई गलत हो रहे हैं, क्यों ना बैठकर यार फंडामेंटल राइट के ना क्वेश्चन कई सारे गलत हो रहे हैं। अच्छा बैठ कर ना एक बार चैप्टर को देख लेता हूँ लक्ष्मीकांत के, अच्छा चैप्टर में तो यार ये समझ में नहीं आ रही, चलो यार खोल कर ना SLV की वीडियो देख लेता हूँ, फंडामेंटल राइट कवर हो गया, अब जाकर प्रैक्टिस कर लो। वाह यार अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। यही तो करना है बस। कितना आसान है यार, लग नहीं रहा है? यही पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है। हर एक चीज में जो भी आप लोगों को लग रहा है कि टफ है, अपनी प्रैक्टिस करते रहो और उसको एक्स्ट्रा टाइम दो थोड़ा सा। आप लोग सोच रहे हो कि एक्स्ट्रा टाइम भी ना दे और अच्छे मार्क्स भी आते रहे, सारी चीज अच्छी चलती रहे, यार ना तो किसी का हुआ है ना आप लोगों का होने वाला है। ऐसे तो हवा में मत जियो, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और किसी के साथ में कंपेयर मत करो यार, क्या पता एग्जाम वाले दिन सामने वाले का क्या माइंडसेट है, आप लोगों का क्या माइंडसेट है। अपने माइंडसेट को लेकर चलो। हर एक क्वेश्चन हर एक इंसान को, उनके हर एक सिचुएशन हर एक इंसान को सूट नहीं बैठती है, सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, जैसे मुझे गर्मी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, मुझे इतने सारे पसीने आते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, मैं जरा सी देर में नहाने के बाद भी नहा जाता हूँ। बहुत सारे लोगों को जो है वो ठंड लगती है, मतलब उनको गर्मियाँ जो है अच्छी लगती हैं। तो अपनी सिचुएशन अपने हिसाब से देखो कि आप लोगों को हो सकता है किसी को पॉलिटी पसंद आ रही हो, सामने वाले की इकोनॉमी अच्छी हो, उसका बैकग्राउंड है यार इकोनॉमिक्स का, तो क्यों आप लोग सामने वाले के साथ में कंपेयर करके खुद को इरिटेट कर रहे हो। अपना पैटर्न देखो क्या सेट बैठ रहा है, अपनी कमी देखो कहाँ पर है, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। और यही पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है और फिर रिजल्ट देखना कितना शानदार आएगा, मतलब बल्ले बल्ले वाली बात होगी। और फिर मुझे मेल करो कि सर हो गया, फिर क्या है, फिर मीठा मुँह करेंगे बैठ के पार्टी सार्टी चलेगी, फिर करेंगे भाई साहब सारे डे सेलिब्रेट, हग डे, रोज डे और पता नहीं कौन कौन सा है जो भी है, चॉकलेट टैडी वैडी, मतलब सारे। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट डे मुझे इसमें लगता है, जो ये पूरा जो डे वाला जो ये एक बच्चे ने तो मुझे पूरा स्क्रीनशॉट लेके भेजा, कह रहा सर डे देखो बताना कौन कौन सा आ रहा है कौन से दिन। सबसे अच्छा लगा मुझे उसमें वो है प्रोमिस डे। तो अपने आप से प्रोमिस करो जिस भी दिन होगा वो डे, कम से कम कि यार अब की बार जॉब लेके जाना है। ठीक है, तो ये होना चाहिए आप लोगों का। वैसे सबसे फेवरेट आप लोगों का कौन सा डे है इनमें से, अगर पूछो आप लोगों से बताना जरूर। सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया होगा ना जो कि बेसिकली रिलेशनशिप में है, फिर भी अपने काम पर थोड़ा फोकस करना। ठीक है, पढ़ाई जो आप लोगों का बेसिक इंपॉर्टेंट काम है, सारी चीज़ें करो यार लाइफ में, पर लेकिन उनको प्राथमिकता दो कि कौन सी जरूरी है प्रेजेंट टाइम पर और कौन सी थोड़ा सा आप लोग डिले कर सकते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम जो निकल जाएगा ना तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी यार। ठीक है, और ये जो टाइम निकल गया ना 2023-24 वाला, तो वांदे लग जाना है। सोच लेना जल्दी से वैकेंसी नहीं आने वाली। अब देख लेना कितने लंबे समय से वैकेंसी नहीं आ रही थी। ठीक है, अभी CGL की दुनिया भर की वैकेंसी आ गई, एक जॉब लेकर बैठ जाओ साइड में, हो गया काम। रेलवे की वैकेंसी आने वाली है बहुत सारी। अगर आप लोग UPSC की तैयारी करो तो एक छोटी सी जॉब ले लो ताकि उस टाइम पर फ्रस्ट्रेशन भी ना हो। देखिए जिसके पास में जॉब नहीं है ना उसके पास में फ्रस्ट्रेशन है, और जिसके पास में जॉब है उसके पास में टाइम नहीं है, तो बैलेंस हो जाता है भाई साहब दोनों का। जॉब करने वाले के पास में टाइम नहीं है और जॉब नहीं है उसके पास में फ्रस्ट्रेशन है, वो वैसे ही अनस्टेबल हो रहा है, तो दोनों अपनी जगह इरिटेट है। तो अब कहाँ पर बैलेंस बनना है ये आप लोग डिसाइड कर लो। तो शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। यहाँ पर मोटिवेशनल कोटेशन आप लोगों की होगी, पर्सन इन न्यूज़ देखेंगे, G20 की मीटिंग के बारे में बात करूंगा, इंपॉर्टेंट है, और एक पर्टिकुलर मैप बेस्ड लोकेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। ये स्कीम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ आप लोगों को सिखा कर जाएगी। बीमारी बजट में भी इसके बारे में जिक्र किया गया, इतनी खतरनाक बीमारी है कि लगभग 25 साल लगेंगे खत्म करने में। क्या है पूरा मुद्दा समझेंगे अच्छे से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पहले। अटल इनोवेशन मिशन, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ बातें करूंगा। पेरिस क्लब इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सद्भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहाँ पर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ब्रॉडबैंड टू Mbps स्पीड है। इसी के साथ में यहाँ पर 6 जो न्यूज़ होगी वो नेशनल लेवल की होगी,
4 जो न्यूज़ होगी वो इकोनॉमी की होगी, ये इनसे एक्स्ट्रा है, इनको इसके साथ में काउंट मत करना, ठीक है। वर्ल्ड न्यूज़ होगी लगभग 4, इसी के साथ में एमसीक्यू होंगे लगभग 5, और लगभग मुझे लग रहा है शायद 10-12 एमसीक्यू यहाँ पर होंगे। तो 15 से 20 एमसीक्यू आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दूंगा। एक छोटी सी टेस्ट सीरीज आप लोगों की हो जाएगी, ये देखना, तो साथ में प्रैक्टिस करके चला करो, ठीक है। एक आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, न्यू मोरे आइलैंड कहां पर है एग्जैक्टली डिस्कस करूंगा, और शानदार तरीके से वोकैबुलरी देखेंगे। वीडियो के एंड में मजा आने वाला है, इंग्लिश इंप्रूव होगी आप लोगों की बहुत अच्छे से। तो एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो वोकैबुलरी आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो शानदार डिस्कशन रहेगा। आज के एसएलवी कमांडो है सौरभ राजपूत, शानदार तरीके से आंसर दिए, टकटकी लगाकर आप लोग भी देखो, फिर आप लोग भी एसएलवी कमांडो बन सकते हो अगर अच्छे से आंसर दोगे तो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगती है बताया करो। और आज का डिसिप्लिन टेस्ट क्या है आप लोगों का, जिस टाइम डिसाइड किया था उस टाइम उठे हो, कल कितने घंटे पढ़ाई की थी ये जरूर लिखा करो, अपने वीक को देखा करो फिर पूरे वीक में कि हाँ ऐसा हम लोग का शेड्यूल चल रहा है, और इसी के साथ में कोशिश किया करो कि उसको इंप्रूव करने की। आज का टाइम टेबल बना लिया है कि आज का दिन कैसे लेकर चलने वाले हो, जिस टाइम डिसाइड किया था उस टाइम उठ जाओ ना, और स्टार्टिंग में उठ के 2 घंटे 1.5 घंटे अपने आप को ढंग से यूटिलाइज कर लो। अगर ये वीडियो स्टार्टिंग में देख लोगे ना 8 बजे तक खत्म कर दी, तो भाई साहब अपना टाइम टेबल देख लो। और अब तो फरवरी भी आ गया, कह रहा हूं पैटर्न में आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब लापरवाही मत बरतो जैसा जी, और ये जिंदगी भर काम आने वाली है चीजें, ठीक है। एक बार अगर पैटर्न में आ जाओगे ना तो जिंदगी भर आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगी, इस बात की गारंटी देता हूं। एक बार पैटर्न में आ जाओ बस अपने, ओके। तो ये थी कुछ बातें, और इसी के साथ में फीडबैक जरूर देना जैसी भी वीडियो लगती है। इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये है टेलीग्राम स्टडी लवर वीर के नाम से। कुछ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ। इसी के साथ में आंसर राइटिंग का जो ग्रुप है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाता है, वीर तालियानी के नाम से यहीं पे मिल जाएगा। और एसएलवी पीडिया, जहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए शेयर की जाती है। एक एडिटोरियल भी डेली शेयर करता हूं ताकि आप लोग अपनी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर मंथली वीडियो नहीं आएगी क्या? यार आएगी, थोड़ा सा सब्र करो, मुझे थोड़ा टाइम मिलने दो। इस वीकेंड तक आप लोगों की मंथली वीडियो जो है वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, मंथली वीडियो आएगी, वो आती है और आती रहेगी, वो रुकेगी नहीं, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो देख लेंगे उसको। तो टेंशन मत लेना, वो कंप्लीट वीडियो आएगी आप लोगों की, ठीक है। तो कईयों के डाउट में था कि नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी यार, आएगी, ठीक है। बाकी आप लोग लगे रहो अच्छे से, अपना रिवीजन पर थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट कर दो अच्छे से, ओके। दोस्तों एक बीमारी है जिसका नाम है SCD। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत डिटेल में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। रीजन क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। PIB के द्वारा कवर किया गया है, और PIB क्या है तो हर एक न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया है। तो इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूं ढंग से, थोड़ा सा तसल्ली में सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहां से। ये जो टॉपिक है आप लोग का GS पेपर 2 हेल्थ वाले सेक्शन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें वो बात कर रहे हैं कि जो सिकल सेल डिजीज होती है उसको कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे मैनेज करना है। आखिर मैंने क्यों बोल रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जब हमारे देश का बजट प्रस्तुत किया गया तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये पार्लियामेंट के अंदर इस स्पीच में इसको इंक्लूड किया गया कि एक बीमारी है जिसका नाम है यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। ये जो बीमारी है, इस बीमारी को ठीक करने का टारगेट देश के अंदर रखा गया है, और वो है 2047 का, यानी कि 25 साल बाद। फिलहाल हमारा अमृतकाल चल रहा है, 75 साल हम लोगों ने सेलिब्रेट किए हैं आज़ादी के, 25 साल और कर देंगे तो 2047 में हम लोग अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे। उस 100वीं सालगिरह को जब सेलिब्रेट करेंगे तो सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी को हम लोग खत्म करेंगे और मिशन मोड पर लेकर यहाँ पर इसको लेकर चलेंगे ताकि इसको निपटाया जा सके। तो यहाँ से आप लोग को एक ग्रेविटी तो समझ में आ गई होगी कि बीमारी जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि 25 साल का टारगेट लगाया जा रहा है। एक आधी साल का कोई बोल दे तो समझ में आ जाता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमारी जो है कितने खतरनाक लेवल पर देश के अंदर में देखने को मिलती है। और बीमारी कितनी खतरनाक है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों की बॉडी के अंदर में जो ब्लड है ना, वो बेसिकली आप लोगों की बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी करता है, वो ऑक्सीजन को लेकर चलता है। तो यानी कि अगर ब्लड जो है उसमें कोई दिक्कत देखने को मिलेगी तो आप लोगों की बॉडी जो है वो पूरी जो है बर्बाद होती है, आप लोगों को नजर आ सकती है। तो ब्लड सेल काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक नॉर्मल अगर आप लोग देखेंगे इनका साइज कुछ ऐसा देखने को मिलता है, पर लेकिन जैसे यहाँ पर ये बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया, तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे चेंज होने लगती है रेड ब्लड सेल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ये खासकर उस इंसान से पूछना जिस इंसान की बॉडी में जो है ब्लड जो है वो डाला जाता है, मतलब एक तरीके से बॉडी में ब्लड की प्रॉब्लम रहती है, उनका बार बार ब्लड चेंज किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फ्रेंड था, उसको ब्लड कैंसर था, जिसकी बाद में चलकर डेथ हो गई। तो बड़ी ही करीबी से मैंने इस चीज़ को वहाँ पर देखा। उस टाइम पर जब किसी का हीमोग्लोबिन लिया जा रहा है, ब्लड चाहिए, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो ये ग्रेविटी के टाइम पर समझ में आता है कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। तो देश के अंदर में इस पर्टिकुलर मुद्दे को इसलिए उठाया गया है क्योंकि आज की डेट में ये बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 40 साल की एज तक का अगर आप लोग देखोगे कि 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं आज की डेट में। तो इसी के चलते जरूरी है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर मिलकर काम करें, काउंसिल वगैरह भी यहाँ पर इसके लिए बेसिकली लगाया जाए। और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो देखने को मिलता है ग्राउंड लेवल पर, वो बात की जाती है खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाएं हैं उनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ पर इसके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए और वहाँ पर हेल्थ की सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करानी चाहिए। हालांकि वहाँ पर पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि वहीं पर ही देखने को मिलता है, ये काफ़ी खतरनाक होता है। इसकी वजह से जो पेन होता है बॉडी में वो अनबियरिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसको बियर करना मुश्किल होता है, जीने की इंसान की लाइफ जो होता है वो घटा देता है। पेनफुल एपिसोड्स आते हैं जिनको सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। इंसान की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं और ये काफ़ी बड़ा एनीमिया क्या होता है बेसिकली आप लोगों ने शब्द सुना होगा, एनीमिया होता है खून की कमी। तो औरतों में खासकर ये बीमारी और ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है क्योंकि ऑलरेडी जो उनकी पीरियड साइकिल होती है वो आप लोगों को एक पैटर्न में देखने को मिलती है, तो वहाँ पर ऑलरेडी खून की कमी यहाँ पर कई बार नजर आती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब ब्लड देने की बात आती है तो उस टाइम पर बोलते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, और लड़कियों में खासकर वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ये एक पैटर्न आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है वो एक मेंटेन रहना जरूरी है आप लोग की बॉडी का इम्यून सिस्टम को भी बरकरार रखने के लिए। जब यहाँ पर वो सेल जो कि पर्टिकुलर एक काम करती है उसका साइज जो है ऐसा चेंज हो जाएगा, उसकी जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, सेल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगी, तो फिर पेन और ऑर्गन डैमेज के चांसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर में बढ़ जाते हैं। और ऐसी बीमारी जो देश के अंदर में 7 करोड़ लोग जिसकी वजह से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर काम करना बनता ही बनता है। ये एक ऐसी बीमारी कि जिसके बारे में बजट में बाकायदा अलग से चीज़ें अनाउंस की गई है, तो इसको सुधारने की अगर बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसी के ऊपर यहाँ पर ये स्टार्ट किया जा रहा है। ट्रीटमेंट नॉर्मली क्या होता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो ये होता है कि अगर आप लोगों की बॉडी की कोई ब्लड सेल इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी तो ब्लड जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर रिप्लेस करना पड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे मेडिकेशन भी हैं, पर पेनफुल मेडिकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके आसान नहीं है, मतलब इंसान को ये लगता है कि यार उठा ही ले इससे अच्छा तो ऊपर वाला, वो वाली कंडीशन इस बीमारी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोन मैरो के थ्रू भी यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन देखने को मिलता है जो यहाँ पर स्टेम सेल का, यानी कि आसान नहीं है यार, ये सारी जो टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी सी टेक्निकल लग रही होंगी, पर लेकिन ये बोल सकते हैं कि इंसान को ऐसा लगता है कि मर जाए इससे अच्छा जितना दर्द यहाँ पर झेलना पड़ता है। क्योंकि मैंने ये सामने से देखी चीज़ तो मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी खतरनाक लेवल की बीमारी है। 2047 तक यहाँ पर इसको खत्म करने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। क्योंकि जो हेल्थ वाला टॉपिक है ना यार, जब आप लोग यूनियन जो लिस्ट है, स्टेट जो लिस्ट है और कॉन्ट्री लिस्ट में जाकर झांकोगे संविधान के 7वें शेड्यूल में, तो हेल्थ जो है वो आप लोगों को स्टेट लिस्ट में नजर आएगा। पर लेकिन वो बीमारियां जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलती हैं, इस तरीके अगर किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे तो वो आप लोगों को कॉन्ट्री लिस्ट में देखने को मिलता है। जैसे कोविड-19 तो एक राज्य की बीमारी तो रही नहीं, वैसे हेल्थ जो है वो एक स्टेट की आप लोगों को लिस्ट में नजर आएगा, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन, अरे यार आंसर बता दिया पहले आप लोगों को यार गलती से। चलिए कोई नहीं, आप ना बिल्कुल ईमानदार आदमी हो, ठीक है। एसएलवी फैमिली काफ़ी ईमानदार फैमिली है, तो इसलिए आंसर अपने आप से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सिकल सेल जो डिजीज है यहाँ पर वो एक क्रोनिक डबल जीन डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। बोला गया कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो ये बीमारी है, ठीक है, तो ये एक तरीके से बॉडी के अंदर में आप लोगों को जो पैटर्न देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। कई बार ऑर्गन जो है इन्फेक्शन और ऑर्गन फेलियर डैमेज का भी यहाँ पर रीज़न निकल कर आता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस कर देती है। तो ये एक क्रोनिक डबल जीन डिसऑर्डर है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वो क्या कहते हैं, ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है बी। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि ये डबल जीन डिसऑर्डर नहीं है, ये सिंगल जीन डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
बाकी क्या क्या ट्रीटमेंट है और किस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट जो चीज़ों को लेकर चल रही है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है पहले से भी, पर अब जो इनिशिएटिव है यहाँ पर उसको ढंग से लेकर चला जाएगा, क्योंकि 22 के करीब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो पर्टिकुलर इस्टेब्लिश और ट्रीटमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किए गए, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती है इस तरीके की बीमारी के लिए। और बजट में जिक्र कर दिया तो फिर तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क यहाँ पर हो जाना चाहिए कि आखिर कैसी बीमारी आ गई कि बजट में भी इसके बारे में जिक्र कर दिया गया। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और कहीं ना कहीं ये जो सारे सॉल्यूशन होते हैं टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा इस्तेमाल होता है। ये जब हम लोग बायोलॉजी को और टेक्नोलॉजी को साथ में इंक्लूड कर देते हैं ना, इस तरीके से इसको बायोटेक बोलते हैं। तो बायोटेक का रिसर्च कर इन सब मुद्दों को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन भी है आप लोगों से, अगर इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात की जा रही है, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट इन द अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी एंड हाउ विल दीज अचीवमेंट हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरर जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में सिकल सेल जो डिजीज है उसके ऊपर फोकस कर रही है। तो अगर कोई इलाज निकाल कर लेकर आता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू तो डायरेक्ट उनका अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा, उनकी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए ऐसे टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बजट में इस तरीके की चीज़ों को अनाउंस करना ये वास्तव में अप्रिशिएट करने लायक काम है। पर लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी भी देखने को मिली जिनको नेगेटिव तरीके से देखा गया, जैसे कई सारी स्कीम ऐसी थी जो एक डिप्रेस्ड सेक्शन के लिए चलाई जाती थी उनको, जैसे कि खासकर बात करें एमजी नरेगा के बारे में, उनका बजट जो है वो काफ़ी कम किया गया यहाँ पर। एक तरीके से साइंस एंड टेक में और पैसा मिलना चाहिए था, उतना पैसा नहीं मिला, ये भी बातें यहाँ पर की गई है। पर लेकिन रेलवे को दबाकर पैसा दिया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। डिफेंस को भी ठीक पैसा मिला यहाँ पर, और भी कई सारे एरिया में पैसा बढ़ाया गया। तो एक मिली जुली एक रिएक्शन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो बजट के टाइम पर देखने को मिली। आप लोगों को कैसा लगा बजट, आप लोग बताइए। और किस किस ने बजट वाली वीडियो देख ली है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे की दोनों वीडियो अपलोड कर रखी है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जिक्र कर रखी है, तो आप लोग उसको देखेगा, एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो पूछ लेना। और बाकी एक्सरसाइज वगैरह करते रहा करो यार, हेल्थ जो है वो वेल्थ है बिल्कुल, अगर हेल्थ खराब होगी तो फिर बर्बाद होगी। ठीक है, उन्हें कहते हैं सुना है आप लोगों ने कि पैसा कमाते कमाते हेल्थ बर्बाद कर दी और फिर हेल्थ ठीक कर रहे हैं वही पैसा लगा कर, तो अपनी हेल्थ पर फोकस करो। ओके दोस्तों, G20 जो है वो हमारे देश के हाथ में एक ऐसा हथियार है इस साल के लिए जिसके बेस पर हम लोग अपने देश को अच्छे लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि इसके लेवल पर दुनिया भर की मीटिंग जो है वो हमारे देश में कंडक्ट कराई जा रही है अलग अलग एरिया में। तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में काफ़ी डिटेल में आर्टिकल कवर किया गया, कुछ मैप बेस्ड लोकेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो अच्छे से कवर करेंगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 1 में हेरिटेज और इसी के साथ में जो हिस्ट्री वाला और थोड़ा सा ज्योग्राफिक लोकेशन वाला भी आप लोग पोर्शन बोल सकते हैं, उसके अंदर यहां पर हम लोग कवर करेंगे। अभी मुद्दा क्या है, बेसिकली G20 की पहली मीटिंग जो है वो रिसेंटली अभी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आप लोग बोल सकते हैं, ये रण ऑफ कच्छ में यानी कि गुजरात के अंदर में आप लोगों को देखने को मिली। इंडिया रूरल टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है वो दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में गांव को देखकर भी हम लोग एज ए टूरिस्ट हब के तौर पर डेवलप कर सकते हैं ताकि चीज़ों को आगे लेकर चला जा सके। तो ये हमारे हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसीलिए यहां पर आप लोगों के सामने ये मुद्दा निकल कर आया। बात किसकी कर रहा हूं मैं आप लोगों से, मैं कर रहा हूं यहां पर रण ऑफ कच्छ। आप लोग अगर गुजरात के अंदर में जाएंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी। यहां पर गुजरात हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी रखता है, लैंड बाउंड्री भी रखता है, और इसी के साथ में वाटर यानी कि पानी में भी आप लोगों को यहां पर चीजें नजर आएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि कोस्टल बाउंड्री में सबसे ज्यादा बड़ा कोस्टल एरिया अगर कोई पूछे हमारे देश में कौन से राज्य का है तो गुजरात उसमें टॉप पर आप लोगों को नजर आएगा। इसके बाद में दूसरा नंबर पर कौन सा राज्य आता है ये बताइए, और सबसे कम बॉर्डर कौन सा टच करता है वो तो आप लोगों को पता ही है पानी का, ठीक है, वो है गोवा। तो गुजरात के अंदर में जो ऊपर वाला पोर्शन है यहां पर इस वाले पोर्शन में जो कि पाकिस्तान के साथ में टच करता है उसको ग्रेट रन के नाम से हम लोग जानते हैं। वैसे पूरा पोर्शन ये है कच्छ कहलाया जाता है, और नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहां पर आप लोगों को लिटिल जो रन देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर भुज अर्थक्वेक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन भी आप लोगों को इस एरिया में देखने को मिलती है। बाकी यहां पर अहमदाबाद हो गया, इंपोर्टेंट सिटी है बेसिकली, राजकोट और इसी के साथ में जामनगर गुजरात के अंदर में आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये अरेबियन सी वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि अरेबियन सी बेसिकली इस साइड में लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आप लोगों को बे ऑफ बंगाल आप लोगों को यहां पर नजर आता है। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई। अब जो यहां पर बात की जा रही है उस मुद्दे के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। बेसिकली G20 की प्रेसिडेंसी हमारे देश के पास में है,
तो हम लोग कई सारे प्रायोरिटी एरिया लेकर चल रहे हैं कि कैसे अपने देश को एज ए टूरिज्म हब के तौर पर हम लोगों को लेकर चलना है, यानी कि अपने देश को हम लोग को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। तो 5 प्रायोरिटी एरिया अभी हमारे रखे गए हैं। आप लोगों ने जैसे मॉर्निंग में आप लोगों को ये ने खत्म करनी है वीडियो, इवनिंग में आप लोगों को ये करना है, दिन में आंसर राइटिंग करनी है, तो आप लोगों का प्रायोरिटी रहता है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को SLV प्लानर दिया था कि हाँ आप लोग अपनी जो टाइम है उसको देख सकते हैं, कैसे कैसे अपने टाइम को आप लोगों को यूटिलाइज करना है, अपने ऊपर आप लोग नजर रख सकते हैं। तो ऐसे ही 5 प्रायोरिटी एरिया यहाँ पर है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे टूरिज्म सेक्टर को और आगे लेकर चल सकते हैं, यानी कि टूरिज्म सेक्टर को हम लोग और ज़्यादा हरा भरा बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर आएँ। पहला तो क्या हो गया, एक तरीके से ग्रीनिंग द टूरिज्म सेक्टर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एक तरीके से जो डिजिटलाइजेशन हम लोग लेकर चल रहे हैं आज के डेट में। अगर टूरिज्म कोई हमारे देश में एक तरीके से टूरिस्ट आना चाहते हैं, डिजिटली उसको सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो टूरिज्म की एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। तो डिजिटल भी एक मोड हो गया टूरिज्म को बढ़ाने का। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वो है कि लोग हमारे अंदर में इंपावर होने चाहिए देश के अंदर में, कि अगर कोई बाहर से घूमने आ रहा है तो हम लोग स्किल एक तरीके से उनको प्रोवाइड कराएं ताकि अच्छे से टूरिस्ट को हम लोग एक तरीके से अतिथि देवो भव वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चले ढंग से, ना कि लोगों को लूटना है। ठीक है, वो वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खराब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अभी अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई जिसमें उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। आप लोगों ने रिसेंटली वो मूवी के बारे में देखा होगा, उसमें एडवर्टीजमेंट भी कई सारे उसमें उसके जो अभी जो बेसिकली ट्रेलर वगैरह भी उसके देखे और कई सारी वीडियोस आप लोगों ने उससे रिलेटेड देखी होगी। उसमें दिखाया जाता है कि एक बार वो क्या करते हैं, अस्थि विसर्जन करने जाते हैं गंगा के घाट पर, तो वहाँ पर कुछ बच्चे छोटे छोटे मिल जाते हैं और वो उस अंग्रेज को देखकर, जो कि उसके जो बेटे की वाइफ होती है, उसको बोलते हैं टीका लगवा लो और फिर बोलते हैं कि $100। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट आ रखे हैं उनको ठगने की बात होती है। $100 का उनको पता भी नहीं कि इतना पैसा होता है, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो जिनको 1-2 रुपए देता है वो टीका लगवाने का, वो $100 मांग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मिसबिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलता है टूरिस्ट के साथ में, और ऐसा हर जगह देखने को मिलता है। पाकिस्तान में तो एक वीडियो वायरल हुई थी कि बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिली थी, गलत तरीके से ठगा जाता है। ऐसा नहीं हमारे देश में, हर एक देश में सिचुएशन देखने को मिलती है। तो वहां पर इमेज खराब होती है और फिर टूरिस्ट जो है वहां पर जाने से बचते हैं, और जब इमेज खराब होती है। ठीक है, नंबर 4 पर बोले तो यहाँ पर टूरिज्म MSME और स्टार्टअप के थ्रू भी यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और स्टार्टअप, ये इसमें अगर टूरिज्म हम लोग देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं एक नया आयाम बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर निकाल कर लाया जा रहा है। और स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को मैनेज करके चलना है ताकि हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन सही तरीके से निकाल सकें, वरना ये प्रॉब्लम ऐसे ही देखने को मिलेगी, एक सस्टेनेबल टूरिज्म के तरीके से डेवलप नहीं होगी। टूरिज्म एक ऐसा एरिया है यार कि कई सारे देश की इकोनॉमी उसके ऊपर टिकी हुई है। श्रीलंका ढह गया जब उसका टूरिज्म सेक्टर बेसिकली बर्बाद हुआ। 10 से 12% वहां पर टूरिज्म के एरिया में यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती थी, जैसे सिंगापुर हो गया या फिर आप लोग स्विट्जरलैंड बोल सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर टूरिज्म के बेस पर इनकी जो है जिंदगी चल रही होती है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्री है टूरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इवन अगर रिसेंटली अगर अपना डेटा बताओ हमारे देश के अंदर में, मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो GDP है, यानी कि जो हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें लगभग 6% हमारी GDP में टूरिज्म का इंपॉर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां से आप लोग टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन आप लोग समझ सकते हैं, जिसकी वजह से यहां पर टूरिज्म काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और श्रीलंका में तो ये बहुत ही ज्यादा था, इस श्रीलंका में तो लगभग हमारे से डबल या ट्रिपल के करीब था, जिसकी वजह से वहां पर कोविड-19 जैसे लगा और लोगों ने टूरिज्म जो है वो बंद हुआ, लोग अपने घरों में पैक हो गए और कई सारे देश जो है इसकी वजह से बर्बाद हो गए। तो सस्टेनेबल टूरिज्म जो है जरूरी है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लोकल लेवल पर भी लोगों को टूरिज्म के लेवल पर हम लोग लेकर चल रहे हैं ताकि सिचुएशन को अच्छे से लेकर चला जा सके। गांव में लोगों के लिए टूरिज्म, खासकर मध्य प्रदेश में यहाँ पर बात की जा रही है, कई सारे ऐसे एरिया हैं। आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म, ऐसी धोलावीरा साइट हो गई। ठीक है, इको टूरिज्म जैसे कि बात की जा रही है, यहाँ पर कई सारे लोकल एरिया के बारे में आप लोग इनके नाम याद रखते हैं। जैसे अगर ग्रामीण टूरिज्म के बारे में बात करें तो काफी अच्छे से यहाँ पर डेवलप किया गया रूरल टूरिज्म यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में। तो यहाँ पर जो लाडपुर खास गांव है, वहां पर गांव में चीजों को एक तरीके से ऐसे रखा जाता है मेहमानों के तरीके से, तो इसको अच्छे से लेकर चल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल जैसे धोलावीरा हो गई, ये आर्कियोलॉजिकल एक एरिया में लेकर दिखाया जा सकता है। इकोलॉजिकल गाँव के बारे में बात करो, यहाँ पर आप लोगों को खोनम, ठीक है, खोनमा बेसिकली, ठीक है, ये विलेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर टूरिज्म को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी की भी बात आप लोग यहां पर कर सकते हो। अगर बात करें टूरिज्म जितना अच्छा रहता है देश के लिए फायदेमंद है, इंप्लॉयमेंट काफी शानदार जनरेट होता है वहां पर। इसी के साथ में हमारा देश जो है दुनिया में 6 नंबर पर है वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की, अगर हम लोग बेस बारे में बात करें। और यहां पर ये काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भी GDP में देखने को मिलता है।
करेंटली 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक है, ठीक है। तो पूछे ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रस्तुत करता है, और क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर बात करें इंडिया के अंदर में 40 के करीब आप लोगों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी, तो उनको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि आओ हमारा देश देखो, और ये इस तरह की चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आएंगी कि लोग जो है दूर दूर से हमारे देश में ये चीजें देखने के लिए जाएंगे। आप लोग तो देखते हैं ना कि आईफिल टावर देखने जाना है, जापान के अंदर में ये देखने जाना है, सिंगापुर के अंदर ये, स्विट्जरलैंड के अंदर ये। पहले अपना देश घूम लो यार अच्छे से, उसके बाद में कहीं जा सकते हैं। अपना देश के अच्छे से अगर देख लो, बहुत सारी चीजें हमारे देश में हैं। ऐसा नहीं कि बाहर जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए बाहर भी, पर लेकिन अगर आप लोग बाहर एक विजिट कर रहे हो तो अपने देश में कम से कम 10 विजिट होनी चाहिए। तो ये एक पैटर्न आप लोगों का यहां पर होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है यहां पर स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, देखो अपना देश, आओ भाई साहब अपना देश देख लो, बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन है, प्रसाद स्कीम है, बुद्धिस्ट कनक्लेव, कई सारे सर्किट डेवलप किए गए यहाँ पर, जिसकी वजह से हम लोग टूरिज्म को एक सही डायरेक्शन में लेकर आज के डेट में चल पा रहे हैं। यानी कि टूरिज्म का इंपॉर्टेंस समझ चुकी है यहाँ पर गवर्नमेंट भी। 39 मिलियन जॉब क्रिएट की जाती है, टूरिज्म के क्रिएट की गई यहाँ पर। लगभग आप लोग देखते हैं 8% जो देश के अंदर में इंप्लॉयमेंट है, टोटल जो जॉब है उसमें से टूरिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा 39 मिलियन, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कितना बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है जॉब क्रिएशन के अंदर भी टूरिज्म। जहां पर जाते हैं आप लोग समझ सकते हैं, कोई बाहर से आएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खरीदेगा भी, कहीं ना कहीं रहेगा भी आकर, कहीं ना कहीं कुछ खाएगा भी आकर, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे इंपैक्ट आप लोगों को यहां पर नजर आएगा टूरिज्म के बारे में बात करें। पर लेकिन आप लोगों को पता है हर चीज जो है एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है, हद से ज्यादा अगर चीजें हो जाएं तो दिक्कत देने लगती है। जैसे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी बड़ा एक इंपैक्ट डालती है, जो कि हमारे देश में काफी बुरी कंडीशन है। रोड सड़कें जो कि बेसिक है कहीं पहुंचने के लिए, वो आप लोगों को ढंग से देखने को नहीं मिलेगी। सेफ्टी और सिक्योरिटी, कई बार जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ में गलत व्यवहार देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से इमेज खराब होती है। स्किल मैन पावर नहीं है, कोई आए घूमने उनको बताया जाए तो कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बहुत कम देखने को मिलेगा। बेसिक कम्युनिटीज नहीं देखने को मिलती है, मतलब वॉशरूम हो गया, पानी हो गया, गंदगी साफ सफाई, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और सीजनल बेसल पर यहां पर कम से कम एटलीस्ट काम होना चाहिए कि कब किस मौसम में ज्यादातर लोग घूमने आते हैं, तो एटलीस्ट उस मौसम के लिए हम लोग चीजों को तैयार करके रखें। तो टूरिज्म को प्रमोट करने का ये एक सुनहरा मौका है जो हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट जो है इसको भुनाना चाह रही है। इससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं ना, तो आप लोग देखकर अभी हैरान होंगे जब मैं आप लोग क्वेश्चन बताऊंगा। पहले प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिर मेंस बेस्ड देखेंगे, ठीक है। समझते हैं एक बार। यहां पर इंडिया की रैंक जो है 6th है यहां पर वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अंदर में। ट्रेवल एंड टूरिज्म टोटल कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर में, ये बहुत बोला गया है। इंडिया जो है करंटली 54th है वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के अंदर में 2021 के हिसाब से। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग बता दो। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन। सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर देखेंगे। बात की जा रही है यहां पर चैलेंज रिलेटेड टू ट्रेवल एंड टूरिज्म। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी दिक्कत है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लैक ऑफ स्किल जो यहां पर मैन पावर है, और एब्सेंस ऑफ बेसिक एमिनिटीज। तो ये बड़ी दिक्कत है आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ए बी सी या फिर डी। तो कौन सा आप लोगों को यहां पर सही आंसर है बताइए, अटेम्प्ट कर लो, तब तक मैं आंसर राइटिंग के क्वेश्चन बताता हूं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर अभी टूरिज्म के बारे में बात करें तो 2015 में यह बोला गया, खुद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछकर, कि अपनी लिमिट जो है वो रीच कर चुके हैं, कि इससे ज्यादा कैपेसिटी में अगर टूरिज्म यहां पर बढ़ा तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, और वो मिल रही हैं। अभी आप लोगों ने देखा दुनिया भर की वहां पर प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, खासकर इन रीजन में। तो हमको कैसे इन रीजन को सही से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ढांचा होटल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहां पर खड़ी कर रहे हैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो जरूरी है कि हम लोग इसके ऊपर ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम है ये कि 4 साल बाद फिर क्वेश्चन पूछ लिया। बात की जा रही है कि हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इनिशिएटिव और एंड द जो टूरिज्म है उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि कुछ डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और कुछ टूरिज्म के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वहां पर ढांचा विकास डेवलप किया जा रहा है, ना कि उस एरिया की इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना फिर से जैसी त्रासदी अभी आप लोगों को देखने को मिलती है खासकर उत्तराखंड वाले रीजन में, तो वो आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यानी कि एक एरिया है जहां पर 10 लोगों को झेल सकते हैं, वहां पर 50 लोग आकर खड़े हो गए, तो वो तो नीचे धसेगा ही धसेगा। तो ये सिचुएशन आप लोगों को समझनी चाहिए, और बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो इसके बारे में बताते रहते हैं कि इनको सुधारो, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? पहले क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को यहां पर करेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें बताई गई हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
और ये तो आप लोगों को डी देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि ये चैलेंजेस हैं आज के डेट में हमारे देश के अंदर में, जब हम लोग टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देते हैं और इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि कैसे हम लोग और ज़्यादा टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही यार, एक घर में जो है पहले एक मियाँ बीबी रहते थे, अब उस घर में जो है बच्चे भी आ गए उनके, ठीक है, आगे चल के बच्चों के बच्चे भी आ गए, पर लेकिन घर वो का वही है, तो प्रॉब्लम तो होनी ही होने वाली है। तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर लेकिन स्पेस ऐसा का ऐसा ही है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। तो सेम प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि ढांचा हम लोगों ने डेवलप किया नहीं है टूरिज्म के लिए, पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसका प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं टूरिज्म का। इन रियल सेंस में यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए 2 क्वेश्चन पूछे गए लगातार कुछ सालों के गैप पर यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है। पूरा का पूरा टॉपिक जो है आप लोगों के सामने है, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है, अगर किसी ऐसे एरिया से आप लोग आते हैं जहां पर टूरिस्ट हब है एक तरीके से, तो आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, तो उसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ओके दोस्तों, आज की डेट में देश के अंदर में स्टार्टअप की लहर दौड़ रही है, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि सारी माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पर पीआईबी के अंदर ये काफ़ी डिटेल में कवर किया गया। उसके लिए एक पर्टिकुलर जो हमारे देश में स्कीम है SISFCS, तो इससे रिलेटेड बातें करूंगा आप लोगों से, क्या है सारी बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, उसके अंदर में आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम में 477 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने की बात की जा रही है, और स्कीम का नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें देश के अंदर में जो स्टार्टअप है जो चल रहे हैं, अभी नए नए ताजे ताजे बने हैं, ताकि वो डूबे ना, आगे कंटिन्यू चल सकें, तो इसके ऊपर फोकस यहाँ पर गवर्नमेंट का देना है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान जो है वो स्टार्टअप में काम करना स्टार्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं जॉब लेने वाला इंसान जो है वो जॉब देने वाला बन जाएगा। यानी कि आज के डेट में जो जॉब के पीछे भाग रहा है वो इंसान अपना खुद का बिजनेस करेगा, तो 2-4 लोगों को और जो है वो बेसिकली काम प्रोवाइड कराएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये आज की नहीं है, पुरानी है। इसके अंदर पैसा टाइम टू टाइम डाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि स्टार्टअप की कल्चर जो है वो देश के अंदर में यहाँ पर बढ़ाई जा सके। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा थोड़ा सा। जैसे कि सबसे पहले ये जो स्कीम है ये 16 जनवरी 2021 में लेकर आई गई डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जिसको DPIIT आप लोग बोलते हो। ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है इसने यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव रखा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है जो हमारी कंट्री में अगर कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलने लगूं, एक बच्चा आए मेरे पास में बोले कि सर अभी ना एक तरीके से कहीं पर कोई छोटा सा काम स्टार्ट किया है, और वहां पर जो है जैसे नहीं बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये शार्क टैंक देखा है, वो बता रहे हैं कि हाँ हम लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया है, इसका ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे हम लोग प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, और इस तरीके से ये इंपैक्ट डालने वाला है। तो क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट उसके अंदर में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसके अंदर में, अगर उसको आगे कमर्शलाइजेशन पे कैसे लेकर आना है उसके अंदर फोकस किया जाता है। और टाइम टू टाइम यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है पैसे भी यहाँ पर। इसके लिए बोला जाता है कि आने वाले टाइम में ग्रांट मिलेगा अगर कोई ढंग का कोई कॉन्सेप्ट लेकर आता है, कोई प्रोटोटाइप बनाता है, ताकि चीजों को आगे लेकर चला जा सके। यानी कि अगर कोई यहाँ पर चाहता है कि ढंग से कॉन्सेप्ट सेंटर को बताए और उसको लगे कि यार बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा होगा कि इससे देश के अंदर चेंज होगा, तो वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग जो है वो ऑपरेट करेगी यहाँ पर अगर कोई ढंग से बातें करता है सही तरीके से। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो यहाँ पर बेसिकली प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है वो इसका नोडल डिपार्टमेंट है। इसके अंदर में एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर चीजों का एनालिसिस करेगी किस तरीके से चीजें होनी है। इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से यहाँ पर एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, जो भी इंसान आ रहा है उसको 2-3 साल के लिए हैंड होल्डिंग करेगी, और फिर उसके बाद में उसको स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कराया जाएगा किस तरीके चीजें चल रही है। ठीक है, तो लेस देन 2 ईयर एगो अगर यहाँ पर वो है तो यहाँ पर एक तरीके से एक स्टार्टअप की कैटेगरी में नॉर्मली माना जाता है। तो एक तरीके से हैंड होल्डिंग सरकार कर रही है खुद अपने हैंड पर कि हाँ कम से कम जो स्टार्टअप चल रहे हैं वो आगे लेकर चल सके। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी जो है ये इसका बेसिक पर्पज ये है कि जो भी इनके पास में आ रहा है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है तो उसको इवेलुएट करे और देखे कि यार यहाँ पर इसको कितना पैसा दिया जा सकता है, तो इससे किस तरीके से चीजें हो सकती है। बोला ये गया कि इससे आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो फलने फूलने वाले हैं 2 टायर और 3 टायर सिटी के अंदर में, क्योंकि लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है खुद गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट और सिस्टमेटिक वे में चीजें आगे चलती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है,
पर लेकिन देखिए हमारे देश में कई बार कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। लोग स्टार्टअप करना तो चाहते हैं पर लेकिन कई बार माहौल नहीं मिल पाता है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर अच्छा माहौल मिलता है। जैसे जब 2011 में रैंकिंग तैयार की गई तो कुछ राज्य ऐसे जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई, जैसे गुजरात और कर्नाटक जो है ये टॉप परफॉर्मर हैं यहां पर, जिनके अंदर स्टार्टअप की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आई। मतलब यहां पर अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो यहां पर आप लोगों का बिजनेस जो है गवर्नमेंट के द्वारा फुल सपोर्ट किया जाएगा। तो हमारे देश के अंदर में कई दिक्कतें देखने को मिलती हैं जिससे कि स्टार्टअप चल नहीं पाते हैं। जैसे कि लाइसेंस राज देखने को मिलता है, हर जगह जाकर आप लोगों को चीजें जो हैं वो परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे लैंड की परमिशन आप लोगों को लेनी पड़ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो उसमें प्रॉपर कई सारे क्लियरेंस लेने पड़ रहे हैं, इन्वायरमेंट के कई सारे क्लियरेंस लेने पड़ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि दिक्कत क्रिएट करती है और यहाँ पर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी है। मान लीजिए कल को आप लोगों ने इतनी बड़ी कंपनी बना ली कि वो 5-6 राज्यों में चल रही है। अब हर एक राज्य के रूल और रेगुलेशन अलग है, अब उसको हर जगह से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो ये पैरों में कहीं ना कहीं कड़ी टाइप में हो जाती है यहाँ पर। तो इसीलिए जब 2016 में हमारे देश में स्टार्टअप इंडिया स्कीम निकल कर आई, जिसको SIS आप लोग बोलते हो, उस टाइम पर अरुण जेटली साहब जो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया। तो उन्होंने बोला कि बैंक जो है वो कम से कम एक सपोर्ट प्रोवाइड कराए अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ताकि देश के अंदर में बिजनेस जो है वो सही लेवल पर चल सके। और ये जो सारे यहां पर मुद्दे हैं जिसकी वजह से यहां पर कोई बिजनेस नहीं सॉरी जिसकी वजह से यहां पर दिक्कत देखने को मिलती है, तो इसको यहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। तो इसके चलते यहां पर एक पिलर है कि एक सपोर्ट देखने को मिलेगी स्टार्टअप को देश के अंदर में। और जो भी यहां पर एकेडमिक है, खासकर हमारे देश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हैंड होल्डिंग का भी काम दिया जाएगा कि कोई बिजनेस करना चाहता है तो कैसे कैसे जो भी जाता है पर्टिकुलर फील्ड में वो आगे निकल कर आए और हैंड होल्डिंग का काम करे, चीजों को आगे लेकर यहां पर चले। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात की जा रही है। हमारा देश जो है आज के डेट में टॉप 3 कंट्री में देखने को मिलते हैं, USA, चाइना और इंडिया, जहां पर स्टार्टअप जो है हर साल 12 से 15% जो है वो स्पीड से बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट इसके लिए ईयर ऑन ईयर बेसिकली यहां पर कहीं ना कहीं रिव्यू कर रही है और ग्रोथ को देख रही है, अलग अलग स्कीम लेकर आ रही है। जैसे महिला अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है वुमेन के लिए, उसके लिए अलग से स्कीम यहां पर लेकर आ रखी है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली जो बंगलोर था वो लिस्ट किया गया वर्ल्ड में 20 लीडिंग स्टार्टअप सिटीज के अंदर में, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। तो इंडिया की रैंक जो है वो अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी हम लोगों ने यूके को रिप्लेस कर अपनी ग्रोथ में पीछे छोड़ दिया, हम लोग 5वें नंबर पर आकर बैठ गए, ठीक है। टॉप 4 में कौन है ये आप लोगों को बताना है। USA और बेसिकली चाइना तो हो गई होगा 5वें नंबर पर हमें, बाकी 2 कौन से बच गए, चले 2 आप लोग बताइए। तो ये जो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हमारे देश में इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में कि अलग अलग फील्ड में स्टार्टअप निकल कर आ गए हैं। अगर बात करें टॉप परफॉर्मर में, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना था। लीडर में आसाम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश था। एस्पायरिंग जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान था। तो ये पैटर्न आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। हालांकि दिल्ली जो है वो काफी अच्छी पोजीशन कर अपनी काफी अच्छी पोजीशन बना ली है अभी रिसेंटली दिल्ली के द्वारा। तो दिल्ली भी एक अच्छा माहौल बना रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी पूरी पॉलिसी लाई गई कि स्टार्टअप को कैसे आगे लेकर चलना है। तो इसकी वजह से दिल्ली जो है वो अभी टॉप कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है। अगर कुछ और बातें करूं, कहां कहां हमारे देश में जो है वो स्टार्टअप आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं और चाइना के साथ में कंपेयर करें तो हम लोग कहां पर हैं, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें कंज्यूमर की कैटेगरी में, हम लोग चाइना से आगे हैं, ठीक है। आप लोग यहां पर देखते हैं ब्लू वाला इंडिया का है, रेड वाला चाइना का है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर बात करेंगे बेसिकली, मतलब ये सारी बताते हैं। जैसे कंज्यूमर इसी के साथ में यहां पर एडिटेक हो गया, एंटरप्राइज, ये सारे हो गए। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली अगर बात करें 2021 में चाइना यहां पर पीछे था इन चीजों में, अगर आप लोग देखेंगे। और ये चाइना के आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टार्टअप 2020 में देखने को मिलेंगे। यहां पर दोनों के लगभग एक तरीके के पैटर्न है। 2019 में बात करें यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि अगर अब से आप लोग देखो तो चाइना जो है वो बहुत आगे था। 2021 में जो छलांग लगी हमारे देश में, नंबर ऑफ जो यूनिकॉर्न निकल कर आए इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, उन्होंने हल्ला मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर में कि इतने बड़े बड़े बिजनेस कहां से निकल कर आ गए इंडिया के अंदर में। वरना देखने को कंडीशन ये मिलती थी कि हमारा देश जो है इन चीजों में काफी पीछे रहता था। तो जब से हमारे देश के अंदर में ऐसी रैंकिंग निकल कर आई तो कई सारे राज्यों के अंदर में कंपटीशन आने लगा। पहले कंपटीशन ही नहीं रहता था, जो कर रहा है करता रहे, पर कंपटीशन लगा दिया तो आगे आगे निकल कर आए, जिसमें गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, इसी के साथ में मेघालय, ये कई सारे अलग अलग परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये हवा में नहीं हो रहा है, इनिशिएटिव है दुनिया भर के सरकार के, जो इनिशिएटिव यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्पज तक इस चीज को लेकर आए हैं।
आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप ये ग्रांड चैलेंज, अटल इनोवेशन मिशन, ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव है ना, ये आप लोगों निधि यहाँ पर SIAP या RRSSE, ये सारे FFS, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम है, ये माहौल क्रिएट कर देने कि देश के अंदर में आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप आगे लेके चल सकते हैं। उसी के बेस पर ऐसी माहौल अभी हमारे देश के अंदर में देखने को मिल रहा है, ये स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं, ये कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यही बेसिक रीजन है जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे आप लोग समझिए कि स्टार्टअप जो है वो अगर गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर इंसान जो है नया नया स्टार्टअप चला रहा है वो डूब गया, तो वो चल भी नहीं पाता है अच्छे से। तो इसलिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो है खासकर इनिशियल लेवल पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर इन्हीं से बने, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो क्या है, इसके बारे में स्टेटमेंट देख सकते हैं। अनाउंस की गई इंडिया के अंदर में इंटरनेशनल समिट 16 जनवरी 2016 के अंदर में ऑब्जेक्टिव ये था कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें उन लोगों को जो एक प्रॉपर प्रोडक्ट या फिर प्रोटोटाइप यानी कि एक ढांचा बनाकर लेकर आते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और यहाँ पर कैसे मार्केट में एंट्री करनी है, कमर्शलाइजेशन करना है, उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी उनको देखने को मिलेगी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, यानी कि सही आंसर आप लोगों को बताना है। अटेम्प्ट करो इसको। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बात की जा रही है, 2015 में लॉन्च किया गया, ये बात की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया जो है वो प्रोवाइड कराता है बैंक फाइनेंस यहाँ पर, और मेजर ऑब्जेक्टिव है कि स्टार्टअप जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेजर ऑब्जेक्टिव जो स्टार्टअप इंडिया का है टू डिस्कार्ड सम ऑफ द जो रिस्ट्रिक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको, ताकि देश के अंदर में चीजें सही से चल सकें, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनिशिएटिव कौन से हैं स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप जो बेसिक यहां पर बात की जा रही है, स्टैंड अप इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, अटल इनोवेशन मिशन और प्रोजेक्ट चुनौती। सही आंसर क्या है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है यहां पर कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया के अंदर में अगर बात करें हम लोग, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में। बेंगलुरु जो है वो यहां पर बेस्ट जो लिस्टेड सिटी है, यहां पर टॉप 20 लीडिंग के अंदर बात करें स्टार्टअप के अंदर में। हैदराबाद रैंक हुआ है कि वर्ल्ड में जो मोस्ट फास्टेस्ट जो ग्रोइंग स्टार्टअप सिटी है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ में इनको आप लोग अटेम्प्ट करो, तब तक आप लोग क्वेश्चन बताता हूं कि यहां से आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग द स्टार्टअप, जो हमारे देश के अंदर में स्टार्टअप है इकोसिस्टम इन इंडिया। इस रिगार्ड में आप लोगों को बताना है कि एक तरीके से क्या क्या मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आंसर देख लेते हैं इनके। यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर यूपीएससी के द्वारा पूछा गया हालांकि 2014 में, कि वेंचर कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड टू द इंडस्ट्रीज, ए लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइड बाय टू द न्यू एंटरप्रेन्योर, फंड प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ जो एक तरीके से जो लॉस हो रहा हो वहां पर, और फंड प्रोवाइड कराना रिप्लेसमेंट करने के लिए कोई रिनोवेशन करना है इंडस्ट्री के अंदर में। तो आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था इसमें जो स्टार्टअप सीड फंडिंग स्कीम के बारे में बात की थी, इसका आंसर है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट देखने को मिलेगी क्योंकि ताजी स्कीम लॉन्च की गई थी अभी 2021 के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखेगा। दूसरा जो यहां पर क्वेश्चन है इसके अंदर में जो है बी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 2 एंड 3 आप लोगों को यहां पर करेक्ट देखने को मिलेगी। क्यों, आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर भी गलत दिया गया है कब इसको स्टार्ट किया गया था, तो 2015 में जनवरी में इसको स्टार्ट किया गया था ये स्कीम। यहां पर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के सामने, इनमें से कोई सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि यहां पर नहीं है, तो ये सारे के सारे जो है इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा 1 3 4, क्योंकि कहीं भी इसमें स्टैंड अप इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, सारे के सारे हैं यार यहाँ पर ये, ठीक है ना। इनको सारों को मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, तो ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव है इसके अंदर में आप लोग ये कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो इसको करेक्ट कर दूंगा, तो टेंशन मत लेना। तो ये स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए सारे के सारे इनिशिएटिव यहाँ पर जो आप लोगों के सामने हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर में आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए 1 एंड 2, क्योंकि यहां पर बेंगलुरु था ना कि हैदराबाद, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर बताया था, तो बेंगलुरु के द्वारा यहां पर ये उपाधि अचीव की गई थी, जो कि यहां पर वर्ल्ड में 20 लीडिंग स्टार्टअप सिटीज के अंदर में जो इसका खिताब आया था। बाकी 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर है बी, कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड कराया जाता है न्यू एंटरप्रेन्योर को, उसको एक तरीके से वेंचर कैपिटल बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये इकोनॉमिक टर्म यहाँ पर होगी।
तो आंसर राइटिंग भी आप लोगों का हो गया। इस तरीके से टॉपिक तैयार हो गया कि बेसिक क्या क्या देश के अंदर में स्टार्टअप की चीजें हैं वो सारी बता दी, गवर्नमेंट की स्कीम कौन सी है वो सारी बता दी। अब यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कैसे कैसे स्कीम चल रही है और क्या क्या मुद्दा है, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसको लेकर कोई डाउट भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। हर एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। बाकी आप लोग किस राज्य से आते हैं और आप लोग को क्या लगता है कि स्टार्टअप करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए, आप लोग किसको प्रेफर करते हो, ठीक है, तो ये आप लोग अपनी राय भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और ये बेस्ट परफॉर्मर और इसके बेस पर भी आप लोगों के सामने रैंकिंग है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताना जरूर, कोई डाउट होगा तो उसको दूर करेंगे फिर। दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों से जिक्र कर चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछता हुआ आगे बढ़ूंगा। बात की जा रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के बारे में। ये जो पर्टिकुलर कानून है यहाँ पर हमारे देश में, ये दो कानून एक साथ में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसको RPA एक तो बोलते हो आप लोग 1950 यानी कि 1950 वाला, दूसरे को बोलते हो यहाँ पर RPA यानी कि 1951 वाला। ये जो 1950 वाला है ये तो हमारे लिए है, वोटर वगैरह जो भी हमारे लिए होती हैं, जो एक तरीके से जनता के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सेकंड वाला यहाँ पर आप लोगों का पॉलिटिशियन के लिए निकल कर आता है। तो जो मैं आप लोगों से बात करूंगा इस आर्टिकल में, वो ये पॉलिटिशियन वाला जो कानून है उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगा। हुआ क्या है अभी यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक PL जाती है, एक लिटिगेशन जाती है, और उसमें बोला जाता है कि आज की डेट में हर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक वोट डाल सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो फिर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं वो 2 सीट से क्यों इलेक्शन लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको साइड में रखते हुए कहा कि ये हमारे एरिया की बात नहीं है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है 1951 का, उसमें सेक्शन 33(7) जो है ये उनको पावर देता है। और इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ पर यह है कि 1996 से पहले तो ये था कि कितनी भी सीट से आप लोग इलेक्शन लड़ सकते हो। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला जो फंडा है ये 1996 के बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके चलते सेक्शन 337 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, वो यहाँ पर अगर अमेंडमेंट किया जाएगा तो यहाँ पर ये हर एक पर्सन एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट लड़ सकता है, ये यहाँ पर पैटर्न सामने निकल कर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये जो है ये लेजिस्लेटिव का एरिया है, ये हमारा एरिया नहीं है। अगर हम इसमें घुसेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसका हनन हो जाएगा। मतलब हमारा एक एरिया है, हम उसमें काम करते हैं, गवर्नमेंट अपने एरिया में काम करती है, इसलिए अगर एक दूसरे के एरिया में हम लोग घुसना स्टार्ट कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये अगर उनको लगेगा तो यहाँ पर आम सहमति के द्वारा जो यहाँ पर अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर में चेंज कर सकते हैं, और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाला फंडा जो है उसको हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कर सकते हैं। तो ये उनके बेसिकली पाले में गेंद यहाँ पर इनके द्वारा डाल दी गई है। जनता पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होती है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें एक्सपेंस जो यानी कि जो खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो जनता से लिया जाता है, क्योंकि उनके टैक्स की मनी आप लोगों को यहाँ पर लगती हुई नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पर अगर इंसान 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ देता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन होते हैं 6 महीने के बाद में, मतलब 6 महीने के अंदर, पर लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेशन जो है किसी का यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ना तो पार्लियामेंट के अंदर में न स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में। यानी कि अगर सांसद है तो पार्लियामेंट में कोई नहीं पहुंचेगा उनके एरिया का, क्योंकि अब तक इलेक्शन नहीं हुए, बाई इलेक्शन होंगे तो कोई और जीत कर आएगा, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में कोई पहुंचेगा। तो दोनों जगह अगर ये फंडा इंप्लीमेंट करते हैं तो दिक्कत देखने को मिलेगी लोगों की रिप्रेजेंटेशन की। इसी के साथ में बाई इलेक्शन जब कंडक्ट कराए जाते हैं, फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिजी किया जाता है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कराने के लिए वो सारा फंडा फिर से देखने को मिलेगा। तो एक पूरी प्रक्रिया, सिक्योरिटी फोर्स, तो पूरा एक अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोग भी परेशान है, पहले वोट डाल दिया फिर से वोट डालने आ रहे हैं, तो सारा सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि इसका खर्चा जो है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से या फिर पॉलिटिकल पार्टी से लेना चाहिए जो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को अलाउ कर रही है। तो यहाँ पर ये अभी रिकमेंडेशन के तौर पर है। इसीलिए जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, तो एक स्टेटमेंट दी गई थी कि ऐसा कानून है कि खर्चा उनसे लिया जाए। ऐसा कानून नहीं है, अगर ऐसा कानून होता तो फिर भी फिर भी सही था। तो दिक्कत यही है। तो बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक इंसान को एक वोट डालने का अधिकार है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली के जो सांसद या फिर विधायक जो होते हैं उनको ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो एक ही पर्टिकुलर सीट से जो है वो इलेक्शन लड़े।
तो ये पूरा मुद्दा यहाँ पर है। तो क्या याद रखना है, सेक्शन 377 आप तो सेक्शन 33 जो पार्ट 7 आप लोगों को याद रखना है, और ये 51 का है, कंफ्यूज मत हो जाना अगर इस स्टेटमेंट में यहाँ पर 51 लिखा हुआ मिल जाए। और 1996 से पहले यहाँ पर तो ये था कि कितने भी लोग जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली कितनी भी सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये गवर्नेंस और अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अटल इनोवेशन मिशन एक ऐसा मिशन जो है वो देश के अंदर में लॉन्च किया गया था, जिस पर्टिकुलर मिशन के तौर पर हम अपने देश के अंदर में कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट करने का काम यहाँ पर कर रहे थे, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हमारे देश में हम लोग खुद से लेकर चल सकें, किसी और के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट यहाँ पर न रहें। तो इसके चलते यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन हमारे देश में स्टार्ट किया गया था। ये जो पर्टिकुलर मिशन था, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मिशन बेसिकली इनोवेशन के लिए था, और ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नीति आयोग का। तो जब क्वेश्चन पूछा गया था अटल इनोवेशन मिशन से बोला कि किसका प्रोग्राम है, तो नीति आयोग का ये प्रोग्राम है। नीति आयोग की फुल फॉर्म तक यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुकी है, बताइए क्या है। तो यहाँ पर ये बेसिकली नीति आयोग के द्वारा 2016 में स्टार्ट किया गया, ताकि देश के अंदर में इनोवेशन देखने को मिल सके, और उन इनोवेशन के बेस पर हम अपने देश को जो है सही डायरेक्शन में आगे लेकर चल सकें। मतलब कि जो भी इनोवेशन होगा देश में, तो हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने ही देश में खुद से इनोवेशन करेंगे, अपनी सारी चीज़ें जो है खुद से प्लान करेंगे और फिर उसको आगे लेकर चलेंगे। मतलब जैसे कि हम लोग को आज की डेट में अगर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में चीज़ों को आगे डेवलप करना है तो हम लोग खुद से काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने अटल टिंकरिंग लैब तक बनाई यहाँ पर स्कूल लेवल पर, ताकि बच्चों के अंदर में इनोवेशन की जो है एक तरीके से एक टेंडेंसी जो है वो डेवलप हो सके। तो ये भी पैटर्न यहाँ पर आप लोगों को नजर आया इसके चलते। तो अटल इनोवेशन मिशन का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर हमारे देश के अंदर में ऐसा फंडा डेवलप करना है, ताकि लोग जो है सही डायरेक्शन में अपने जो एक तरीके से आइडियाओं को यूटिलाइज कर सकें। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये काफ़ी लार्ज स्केल पर अलग अलग लेवल पर यहाँ पर काम करता हुआ नजर आया। इसमें कई सारी मिनिस्ट्री, जैसे कि रेलवे बोर्ड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, सबको इनोवेशन की जरूरत है। तो नीति आयोग का ये पर्पज था कि क्यों ना मिलकर काम किया जाए और पूरे देश के अंदर में हम लोग इनोवेशन लेकर आए हर एक सेक्टर के अंदर में। तो उसी के चलते यहाँ पर ये सारी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रही थी, और इसमें बहुत सारे एरिया आइडेंटिफाई किए गए, कैसे वेस्ट को मैनेज करना है, कैसे आज की डेट में हम लोग को चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे लोगों को सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराना है, कैसे स्मार्ट मोबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि लोगों को आने जाने का साधन जो है ठीक मिले, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे होना चाहिए, कैसे रोल और रेलवे और रोडवेज को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, कैसे इमरजेंसी टेक्नोलॉजी जो फेल होती है उसको हम लोग रोक सकते हैं, अफोर्डेबल रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर स्टडी करने की बात की गई। तो ये तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने एक बेसिक थीम बता दी कि किसके बेस पर यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। कम से कम एटलीस्ट इतना तो आप लोग याद रखिएगा जितना मैंने बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ, ताकि अभी फिलहाल के टाइम पे जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको आप लोग समझ सको। अभी नीति आयोग के द्वारा इनोग्रेट किया गया ACICCBID, ठीक है, तो CBIT ACIC, तो ये अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है। और दूसरा जो आप लोगों को यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है ये नाम है चैतन्य और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यानी कि चैतन्य भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ये अभी इसका फाउंडेशन रखा गया कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर में। और हैदराबाद कहाँ है, 2014 से जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तो हैदराबाद को उसकी कैपिटल बनाया गया, तो इसके अंदर में इसको स्टार्ट किया गया है। नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव 2016 में स्टार्ट किया गया, जैसा मैंने बताया, इनोवेशन और देश के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप की जा सके। और इसका प्रॉब्लम ये, इसका सॉल्यूशन, इसका बेसिकली मतलब एक तरीके से एक एम ये है कि कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो स्कूल लेवल पर ही माइंडसेट डेवलप कर देना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टॉयलेट करने भी जाते हैं तो मम्मी पापा से पूछ कर जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि बच्चों को डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उनकी बनानी चाहिए। ये नहीं कि सब चीजें हमसे पूछ कर करनी है, नहीं, उनको सही और गलत बताओ कि ये सही है और ये गलत है, और फिर उनको छोड़ दो कि आप लोग चूज कर लो कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको खुद से डिसीजन लेने दो, क्योंकि हर जगह मम्मी पापा अवेलेबल नहीं रहेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एक नेचर यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, प्राइवेट या MSME सेक्टर में कैसे यहाँ पर चीज़ों को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके चलते ये पर्टिकुलर फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया है।
तो आने वाले टाइम में एक अच्छा डेवलपमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी वाला इशू मैंने बड़ी ही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। अभी रिसेंटली फिर से यहाँ पर न्यूज में देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास में गया और कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान का फेवर करता हुआ नजर आता है। क्यों? रीजन यहाँ पर यह कि हर एक इंसान चाहता है कि उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बनी रहे। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। जब ये ट्रीटी साइन की गई थी तो वर्ल्ड बैंक जो है वो यहाँ पर बिचौलिया का काम कर रहा था कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों के बीच में अगर कोई दिक्कत होगी तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर करवाऊंगा। पर उस ट्रीटी में यहाँ पर यह कि हम लोग एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर काम करेंगे, पर वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बिचौलिया बना हुआ था। ठीक है, ये जो ट्रीटी है पर्टिकुलर अभी इसलिए न्यूज में आ गई क्योंकि इंडिया के द्वारा 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे और वो पाकिस्तान इस 2 प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपोज कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इस ट्रीटी के हिसाब से नहीं है, तो यहाँ पर इस ट्रीटी को चेंज किया जा रहा है। इंडिया जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट फॉलो नहीं कर रहा है। इंडिया जो है वो यहाँ पर टोटल जो वाटर है इंडस सिस्टम के अंदर में 20% यूज कर सकता है, बाकी का पाकिस्तान के अंदर जाएगा और फिर आगे चलकर वो जो है बेसिकली यहाँ पर बे ऑफ बंगाल उसमें अरेबियन सी में जाकर गिर जाएगा। अभी अगर आप लोगों से यहाँ पर बात की जाए तो आप लोग समझ सकते हैं ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको आप लोग इंडस सिस्टम बोलते हैं, इसमें टोटल मिलाकर 6 रिवर जो है वो 3-3 करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड की जाती है। जैसे कि इंडिया के हिस्से में जो आती है यहाँ पर वो आती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्यास, रवि, सतलज। ठीक है, ये इंडिया के हिस्से में आती हुई रिवर आप लोगों को नजर आएंगी और पाकिस्तान के हिस्से में आएगी यहाँ पर इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये किसके हिस्से में आ गया? ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। ठीक है, और एक तरीके से ये हमारे हिस्से में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बच गई वो हमारे हिस्से में आती है। तो हम लोग अगर इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान को इससे दिक्कत होने लगती है। तो इसके चलते यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास में चला गया और बोला गया इंडिया जो है ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान साहब के बीच में ये पर्टिकुलर ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी और अब तक पीसफुल पर्पज से ये आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर इंडिया को लगा कि नहीं यार, थोड़ा बहुत इसमें चेंज होना चाहिए। तो इसके चलते हम लोगों ने जो चेंज सजेस्ट किया, चेंज भी ऐसा कुछ नहीं था, हालांकि हम लोग बेसिकली यहाँ पर कुछ डैम वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है यहाँ पर एक तरीके से उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा सके। पर इस मुद्दे पर पाकिस्तान जो है वो जरा सा भी एक तरीके से ना झुकने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सारा का सारा सिस्टम जो है वो हमारे हाथों में है। उसके बाद भी यहाँ पर पाकिस्तान की एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पानी का जो पूरा मुद्दा है ये काफी लंबे समय से चला हुआ रहा है और देखते हैं आगे कैसे पैटर्न में चलता है। पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशन वैसे कंप्लीटली बंद है, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर ये ट्रीटी जो है मस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये काफी बड़ा एक अचीवमेंट बोल सकते हैं जो इंडिया का है यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया की वजह से ये पैटर्न चलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ये चेंज होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि 1960 से लेके हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं 2023 में, तो 60 साल से भी ऊपर हो चुका है ट्रीटी को, तो क्या कोई चेंज नहीं हुआ जमीनी स्तर पर? तो क्या इसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए? तो आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर, होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? दोस्तों, अभी कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि लड़खड़ा रही थी अपने पैरों पर खड़े होने में, जिसमें से श्रीलंका एक ऐसी कंट्री आप लोगों को देखने को मिली। एक ऐसी ही कंट्री है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसकी खस्ता हालत अभी रिसेंटली हो रखी है। और अभी और भी आने वाले टाइम में कुछ देश ऐसे देखने को मिल सकते हैं जहां चाइना का वर्चस्व है, जैसे कि म्यांमार आने वाले टाइम में हो सकता है प्रॉब्लम में नजर आए, क्योंकि लंबे समय से वहां पर मिलिट्री रूल कर रहा है। तुर्की के अंदर जैसे ही अर्थक्वेक आया तो वहां पर सिचुएशन जो है काफी खराब हो गई। तुर्की ने हाथ उठा दिए, दुनिया के सामने बेसिकली एक तरीके से गुहार लगाई कि उसकी हेल्प करो। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई सारे देश जो हैं वो दूसरे देश से उधारी ले लेते हैं किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में, और या फिर कोई इस तरीके की डील साइन करते हैं जिसकी वजह से वो उधारी में फंस जाते हैं और फिर वहां से रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक क्लब है। तो वो जो क्लब है उसको हम लोग PC के नाम से जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा क्लब नहीं उसको हम लोग पेरिस क्लब के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो पेरिस क्लब जो है वो रिसेंटली अभी न्यूज में था, किसकी वजह से? वो था बेसिकली श्रीलंका की वजह से, क्योंकि श्रीलंका की जो सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को मिली, तो उसके चलते उसको वहां से रिकवर करने के लिए इंडिया जो है सबसे पहले आ गया और IMF को बोला कि ये हमारा पड़ोसी देश है, इसकी टेंशन मत लेना, हम लोगों को इसको थामना ही थामना है। रीजन क्या है सबसे बड़ा, आप लोग ये बता सकते हैं यहाँ पर? अगर श्रीलंका में कल को कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे देश के अंदर में इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्या है डायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलेगा? वो रीजन ये है क्योंकि हमारा देश जो है
वो बेसिकली सबसे नियरेस्ट कंट्री है श्रीलंका के पास में। तो कल को चलकर अगर श्रीलंका की बर्बादी होती है तो हमारे देश के अंदर में दुनिया भर के लोग जो हैं वो आप लोग को एंट्री करते हुए नजर आएंगे, इलीगल माइग्रेंट अपने देश में आप लोग को देखते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि श्रीलंका को अच्छे लेवल पर लेकर जाना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि अगर पड़ोसी बर्बाद होता है तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर भी देखने को जरूर मिलता है। पेरिस क्लब जो है यहाँ पर, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि वेस्टर्न कल्ट के द्वारा बनाया गया ताकि कोई ऐसी कंट्री जो फंस जाए कहीं पर तो उसको बाहर निकाल कर लेकर आ जाए। इसको 1956 में यहाँ पर इनके द्वारा क्रिएट किया गया था। ये जो क्लब है बेसिकली यहाँ पर, ये इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डेट यानी कि जो उधारी में फंस चुके हैं उनका किस तरीके से रीपेमेंट करना है लोन, उसके ऊपर ये एक फोकस देकर चलता है। मेंबर जो है इसके आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मेंबर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करूं इसके मेंबर में तो मैक्सिमम आप लोग को अमीर देश नजर आएंगे, जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी के साथ में कनाडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूएसए आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। इसके अंदर में आप लोगों को फिनलैंड वगैरह, ये जो यूरोप की बहुत सारी कंट्री देखने को मिलेगी, जैसे कि फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, आयरलैंड हो गया, इसराइल हो गया। अपना यूरोप एशिया के अंदर में से आप लोगों को यहाँ पर साउथ कोरिया इसके अंदर देखने को मिलेगा और जापान इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी स्विट्जरलैंड, यूके, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, ये स्पेन, ये भी देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ये दुनिया को कैसे डूबने से बचाना है उसमें ये हेल्प करते हैं और अब तक बहुत सारे लोगों की हेल्प कर भी चुके हैं। लगभग यहाँ पर इनके द्वारा आज तक का 478 एग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए हैं। लगभग 102 के करीब जो अलग अलग डिबेटर कंट्री है जिन्होंने उधारी ले रखी है उसकी हेल्प की गई है। 614 बिलियन इनके द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि इसने काम नहीं किया है, ये काम कर रहा है और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है ताकि कंट्री जो है वो डूबे ना। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात है, अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो फिर इस तरीके से नहीं कि बस ऐसे ही काम चलेगा। आज की डेट में चाइना जो है वो सबको बर्बाद करने पर तुला हुआ है, वहां पर जाकर दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि वो उसको रिटर्न कर सके, तो फिर सिचुएशन देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर यही बातें सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है उसका पार्ट है नहीं है, आप लोगों ने जैसे कि देखा। अब यहाँ पर श्रीलंका की हेल्प करने के लिए चाइना, इंडिया, जापान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने काफी क्रेडिट भी दे रखा है। तो अभी यहाँ पर ये सामने निकल कर आए हैं। जापान पेरिस क्लब का जो मेंबर है तो यहाँ पर वो भी सपोर्ट करेगा, तो श्रीलंका का डूबता हुआ जो सितारा है उसको यहाँ पर बचाया जा सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है आप लोगों का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है और हम पार्ट नहीं है पर फिर भी इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड है इस ग्रुप के साथ में। जब यहाँ पर हेल्प की जा रही है श्रीलंका की तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, और दुनिया को एश्योरेंस भी दे रहे हैं हम लोग कि हाँ यार श्रीलंका की हेल्प कर दो। अगर श्रीलंका डूबता है तो हम लोग इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से बैंक में जैसे आप लोग जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, तो गारंटर के तौर पर इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी हामी भर चुका है। ठीक है, कि अगर कल को कोई गड़बड़ होती है तो हमको खड़ा रहना ही रहना पड़ेगा। तो ये बातें हैं, तो ये समझ सकते हैं। तो वही चाइना जिसने इसको बर्बाद कर दिया वो सामने निकलकर इमीडिएटली नहीं आया। ठीक है, और इंडिया हमेशा इमीडिएटली देखने को मिलता है। तो ये है हमारी दरिया दिली। बाकी सारे देश जो हैं वो अपनी अपनी जगह जैसे भी हैं, पर लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा, चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो, श्रीलंका ने आप लोगों को पता है कि काफी कई बार गलत किया हमारे साथ में, श्रीलंका की गोद में जाकर उसकी चाइना की गोद में जाकर बैठा, पर फिर भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमेशा खुले दिल से स्वागत किया है। सेम आप लोग तुर्की में देख सकते हो, अभी तुर्की जो जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। पर लेकिन जैसे ही हेल्प मांगी गई हम लोगों ने मानवता को ऊपर रखते हुए तुरंत वहां पर हम लोग पहुंचे सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये है एक तरीके से वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया एक परिवार है, हम लोग रियलिटी उसको मीन करते हैं और हम लोग उसके ऊपर खड़े उतरते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इंडिया का नेचर है बेसिकली। तो हम लोग सॉफ्ट पॉलिसी में काफी अच्छे हैं, कल्चर रिलेशन हमारे देश के साथ में काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। हम शायद ही किसी कंट्री के साथ में अपने रिलेशन जो है वो बिगाड़ते हैं। नॉर्मली अगर सामने वाला ही बदतमीजी पर उतर जाए तभी कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो पेरिस क्लब के बारे में आप लोग ये आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर हो सकते हैं। इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सद्भावना। तो सद्भावना किसके लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये लद्दाख के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आज का ऑपरेशन नहीं है, ये एक काफी पुराना ऑपरेशन है जो कि लद्दाख वाले रीजन में कैसे हम लोग शांति बनाकर रख सकते हैं उसके लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली देखिए लद्दाख के अंदर में कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, खासकर शेड्यूल 6 को लेकर। तो ऐसा कोई भी न्यूज अगर आता है तो ये इंपॉर्टेंट एक इशू आप लोगों के लिए बन जाता है। सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों को मैं बेसिक चीजें बता दूं कि लद्दाख के अंदर में अभी फिलहाल आज की डेट में
शेड्यूल 6 को लेकर यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम चल रही है कि वो बोल रहे हैं कि हमारा एरिया जो है वो शेड्यूल 6 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल 6 का जो क्राइटेरिया है कितनी सारी ट्राइबल कम्युनिटी होनी चाहिए, वो ट्राइबल कम्युनिटी हमारे एरिया में है। तो इसी के चलते यहाँ पर कई बार आप लोगों को लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन शांति बनाए रखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए लोगों की गुडविल के लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए हमारी इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन चलाती है, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जो है ये एक तरीके का ह्यूमन इनिशिएटिव है, एक तरीके से जिसमें यहाँ पर लोगों के साथ में कंफर्टेबल फील करने की कोशिश किया जाता है। कहीं ना कहीं उनको, जो भी खासकर लोग ऐसे हैं जो कि टेररिज्म से अफेक्टेड लोग हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एक तरीके से सपोर्ट करता है, उनको कंट्रोल करने का काम, लोगों को एजुकेट करने का काम, वुमेन और यूथ अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके बिजनेस को सपोर्ट करने का काम, हेल्थ से रिलेटेड कोई सिस्टम है तो उसको सपोर्ट करने का प्रोग्राम काम, इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। तो ये जो ऑपरेशन है ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए आर्मी के द्वारा चला गया, क्योंकि अगर ऑपरेशन ढंग से चलेगा तो ही लोग जो है वो कंफर्टेबल फील करेंगे। पब्लिक सर्विस किस तरीके से लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, ढांचा तो मैंने बता दिया, जो टूट चुका है उसको कैसे रीबिल्ड करना है और कैसे ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि लोग जो है वो कंफर्टेबल फील करें यहाँ पर आर्मी के साथ में और अपने एरिया में भी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी के द्वारा ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था 1998 में, और इसके ऊपर अब तक लगभग 550 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जा चुके हैं, ये खासकर लोगों का सेंट्रिक डेवलपमेंट करने के लिए। तो टाइम टू टाइम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर आर्मी जो है वो इन्वेस्टमेंट एक तरीका करती रहती है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो फायदा ये होता है कि लोग जो है वहाँ पर लोकल एरिया के वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हो पाते हैं आर्मी के साथ में, और आर्मी और उनके बीच की जो गैप है कहीं ना कहीं वो जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए और देश की सिक्योरिटी के लिए, और हमारे देश की सोवरेनिटी को भी मेंटेन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान की साइड से जो स्पॉन्सर टेररिज्म आता है, मतलब एक तरीके से वो क्या करते हैं, कई बार उनको अपने लोग भी भेजने नहीं पड़ते हैं, हमारे ही लोगों को हथियार बनाकर हमारे ही खिलाफ वो यूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हम लोग बच पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेशन सद्भावना क्या है, कब स्टार्ट किया गया, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये आर्मी का ऑपरेशन है, ना कि कोई गवर्नमेंट का पर्टिकुलर ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट भी है और खतरनाक भी है यहाँ पर, क्योंकि पोल्यूशन और एनवायरमेंट के बारे में बात की जा रही है। बेंगलुरु के आसपास वाले एरिया में रेडियो एक्टिव जो कि यहाँ पर है रेडोन, तो वो काफी लार्ज स्केल पर ग्राउंड वाटर में देखने को मिल रहा है। और बोला यह गया कि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो इस तरीके की स्टडी यहाँ पर देखने को मिली, इसके चलते कई सारी प्रॉब्लम जो है वो लोगों को झेलनी पड़ सकती है अगर इसका सोल्यूशन जो है यहाँ पर नहीं निकाला गया। क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि रेडियो एक्टिव होता है तो वो दिक्कत क्रिएट करता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च के द्वारा जब स्टडी यहाँ पर की गई तो उनके द्वारा बोला गया कि रेडियो एक्टिव जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है यहाँ पर रेडोन, वो यहाँ पर देखने को मिला है। रेडोन जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को रेडियो एक्टिव देखने को मिलेगा, जिसमें ना तो कोई स्मेल आती है, यानी कि इसकी कोई खुशबू नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये इनविजिबल है, यानी कि दिखाई भी नहीं देता है। रेडियो एक्टिव तरीके की गैस आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये सोयल, इसी के साथ में रॉक्स या फिर वाटर में नेचुरली भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, कई बार इस तरीके की चीजें जो हैं, तो रेडोन जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेचुरली रिलीज किया जाता है कई बार जो सोयल्स होती हैं या फिर वाटर या फिर यहाँ पर रॉक्स के अंदर से। पर लेकिन जब हमारा जो पीने वाला पानी है उसमें ये चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है, और वो भी इंसानों की हरकतों की वजह से, तो दिक्कतें देखने को कई बार मिल सकती हैं। तो रेडोन जो है वो नेचुरली भी अगर देखें, जैसे यूरेन जो होता है, तो यूरेन को जब हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो डीके जो होता है उसके बाद में केमिकल जो प्रोसीजर उसके अंदर में होता है, यानी कि एक तरीके से जो रिएक्टिविटी होती है, तब जाकर यहाँ पर रेडियम जो होता है वो आप लोगों को बनता हुआ नजर आता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है, अगर लंग्स के अंदर में चला जाए तो लंग्स को जो है वो बर्बाद कर सकता है। इसी के साथ में ये जो लंग्स के अंदर में कैंसर क्रिएट कर सकता है, इसी के साथ में जो कहीं ना कहीं जो यूरिनरी जो सिस्टम है उसको इफेक्ट कर सकता है, और किडनी के अंदर भी कैंसर क्रिएट कर सकता है। तो अगर यहाँ पर ये सारी चीजें अगर आने वाले टाइम में हम लोग नहीं निकाल पाए तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, अभी यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है जो कि ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज देखने को यहाँ पर मिलेगी। देखिए ये सारी चीजें ना कहीं जो ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंडस्ट्रियल जो चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज की डेट में, नेचुरल चीजों को जो बर्बाद करते हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पर ये कई सारी ऐसी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर कर रही है आज की डेट में। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि इन चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करें और कहीं ना कहीं
अगर ये चीज़ हम लोग इसी तरीके से पैटर्न में चलाते रहें तो फिर दिक्कत भी यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ये किस राज्य के अंदर में लोकेटेड है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि इसके द्वारा ही ये स्टडी की गई है। तो देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। एक और बात यार, जो भी आप लोग आसपास में जहां पर भी आप लोग रहते हैं, कोशिश किया करो पानी का थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि पानी में सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। अगर पानी जो है वो सही तरीके से आप लोग यूज कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, पर लेकिन अगर पानी के अंदर ही प्रॉब्लम रही तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पानी सही रहेगा तो सारी चीजें सही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर में काफी बड़ा चेंज किया गया। किसके द्वारा ये चेंज किया गया ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इससे आप लोगों को क्या फायदा देखने को मिलेगा बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते, वो भी मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा। हमारे देश में एक ऑथोरिटी है जिसका नाम है ट्राई, यानी कि जिसको बोलते हैं TRAI। ठीक है, ताई नहीं बोलते हैं, ठीक है कभी बोलो कि ये है हमारी ताई। ठीक है, तो ये है ट्राई बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी जो डेवलपमेंट ऑथोरिटी, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली बोलेंगे। ठीक है, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर को डेवलप करने वाली ऑथोरिटी, या फिर उसको एक तरीके से रेगुलेट करने वाली ऑथोरिटी बोलिए बेसिकली। ठीक है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो पर्टिकुलर ऑथोरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, टेलीकॉम सेक्टर को मेंटेन करने का या फिर मैनेज करने का काम करती है। अभी दुनिया भर में 5G का सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में मैक्सिमम चीजें जो हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को चलती हुई नजर आ रही हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर में अब तक का जो डाउनलोड की स्पीड थी, यहां पर कोई भी चीज अगर डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक मिनिमम स्पीड हुआ करती थी 512 kbps, यानी कि इससे ऊपर तो कितनी भी आप लोग ले लो, पर 512 किलोबाइट्स पर सेकंड, इससे नीचे नहीं आप लोग जा पाओगे, यानी कि इतने तो आप लोग को रखनी ही पड़ेगी। ये स्पीड को बढ़ाकर देश के अंदर में 2 Mbps किया जा रहा है यहाँ पर, जिससे काफी फायदा देखने को मिलेगा, यानी कि 2 मेगाबाइट पर सेकंड। तो 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, जो कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं। और ये रिकमेंडेशन दी गई थी टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि भाई साहब सही बात कर रहे हो, ये होना चाहिए। तो अब डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो मैक्सिमम एरिया में आप लोगों को यही नजर आने वाली है 2 Mbps, यानी कि आने वाले टाइम में जिंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर 98% के करीब जो है वो मैं बात कर रहा हूं ब्रॉडबैंड जो बेसिकली नेटवर्क है उसके बारे में। तो ब्रॉडबैंड जो सब्सक्राइबर हैं उसके बारे में अगर बात करें, सबसे ज्यादा आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है रिलायंस जियो का। ठीक है, लगभग 430 मिलियन के करीब है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर है भारती एयरटेल का, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 230 मिलियन के करीब। तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलता है वोडाफोन आइडिया का, इसके लगभग है 123 के करीब। BSNL है लगभग 25 मिलियन के करीब, और एक है यहाँ पर अट्रिया, इसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2 मिलियन के करीब। तो ये टॉप 5 प्रोवाइडर हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको अब सर्विस जो है वो 2 Mbps देनी पड़ेगी डाउनलोड की, जो कि लगभग 98 जो भी % हमारी पॉपुलेशन है वो इसके अंदर यहाँ पर कवर हो जाएगी। और ये बात बोली गई है टेलीकॉम रेगुलेटरी जो बेसिकली ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ट्राई के द्वारा। तो ट्राई का जो हुक्म है यहाँ पर बेसिकली अब इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसको मान लिया है। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारे देश के अंदर में, जो कि 1997 में यहाँ पर ये क्रिएट की गई थी। एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट यानी कि कानून के थ्रू एक एक्ट लेकर आया गया था, और ये पर्टिकुलर जो बॉडी है ये कानून के थ्रू बनाई गई। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई हमारे देश के अंदर में, जो कि टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सारी की सारी बातें जो बताई हैं वो नोट्स की फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को मिल ही जाएगी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो पूरा टॉपिक था साइंस एंड टेक के अंदर में, आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इंपोर्टेंट पर छोटी पर लेकिन मोटी, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें पर लेकिन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। ये है क्या न्यूज़ है, ये है वन लाइनर टाइप की जो न्यूज़ होती है बेसिकली, पर लेकिन डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। ये फर्स्ट G20 की एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है कहाँ पर देखने को मिली, तो ये बेंगलुरु के अंदर देखने को मिली। इंटरेस्टिंग है, अगर गुजरात से आप लोग आते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों के लिए हो जाती है। गारवी गुजरात, तो ये पर्टिकुलर एक स्टार्ट किया जा रहा है एक टूर तरीके का यहाँ पर गुजरात में घूमना अगर आप लोग चाहते हैं, तो इसके तहत आप लोग यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम है पूरा गुजरात यहाँ पर घुमाया जाएगा। तो ऐसी ट्रेन यहाँ पर रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो गारवी गुजरात के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। अगर सब राज्य ऐसी ट्रेन स्टार्ट करे तो कैसा रहेगा राज्य में घुमाने के लिए, तो काफी अच्छा लगा मुझे। नेशनल अवार्ड विनिंग एक प्ले बैक सिंगर जिनका नाम था वानी जयराम, वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है पर्सन न्यूज के अंदर में, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग।
श्रीलंका के अंदर में अभी यहाँ पर एक साइट आइडेंटिफाई की गई रामायण से रिलेटेड यहाँ पर, तो ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अभी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया था हमारे देश में टूरिज्म से जो जीडीपी के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन आता है वो लगभग 6% है, और श्रीलंका के अंदर में लगभग आप लोग को 14 से 15% यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा पोर्शन है। ठीक है, कोंगो इंडिया के साथ में मिल रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में, तो ये काफी बड़ी बात है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में देखने को मिलेगा। कौन सी सिटी में है अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो ये पर्टिकुलर जो सिटी है उसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो कोंगो एक नया अभी एडिशन यहां पर देखने को मिला है। आप लोगों को पता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये कोविड-19 जो उसका एक वायरस है जिसकी बीमारी के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया है। बोला जा रहा है कि ये खत्म नहीं होगा और इसका रिजर्वायर जो है वो डियर यानी कि हिरण के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में हिरण के ऊपर जो है एक तरीके से कटाक्ष कसे जा सकते हैं, तो ये भी काफी बड़ी बात यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से अभी फिलहाल एक स्टडी ने ये सारी बातें बताई हैं। ऐसी बातें छुपा कर रखनी चाहिए वैसे, ठीक है, क्योंकि पता चला कल को सब हिरण के ऊपर चढ़ने लगे, हिरण को मारने लगे, तो कंडीशन खराब हो सकती है। आप लोगों की क्या रहे बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर रिलायंस जो है इंपॉर्टेंट है न्यूज, और ये इकोनॉमी से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिलायंस रिटेल जो है देश का पहला इंडियन रिटेलर बन गया है, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो यहाँ पर बेसिकली उसका सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये अपने ही आप में काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि रिलायंस जो है यहाँ पर वो यहाँ पर आने वाले टाइम में आप लोगों को फर्स्ट रिटेलर मिलेगा जो कि ये डिजिटल करेंसी यूज करता हुआ पाया जाएगा। इंडिया की ओवरऑल कोल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई है 12.94%, ये अभी 89.96 मिलियन टन इन जनवरी 2023। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बार एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें मैंने बोला था कि 2024 तक का हमारा जो ये प्रोडक्शन है ये बढ़ने वाला है, उसके बाद में फिर हम लोग इसको डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, तभी जाकर 2070 में हम लोग न्यूट्रल कार्बन कंट्री अपने आप को बना पाएंगे। तो ये सिस्टम आप लोग याद रखिएगा। गवर्नमेंट के द्वारा ई मार्केट प्लेस जो है उसके तहत ग्रोस मर्चेंडाइज जो वैल्यू है 1.5 लाख करोड़ की रुपए की यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। ई मार्केट प्लेस यानी कि ऑनलाइन चीजों का बेचना आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक तरीका काफी इंपॉर्टेंट ये एक आप लोग एक इनिशिएटिव है बेसिकली, जिसके तहत यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है। यूएसए जो है वो इमर्ज हुआ है इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन फॉर गुड्स एक्सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग अप्रैल के महीने में, अप्रैल से दिसंबर तक का। तो ये अभी रिसेंटली डेटा निकलकर सामने आया है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी की न्यूज है कुछ जो कि डायरेक्ट आप लोगों से कई बार न्यूज में देखने को मिलती है। ये आप लोगों को बताइए परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और यहाँ पर हमारे देश के लिए ज़्यादा अच्छे थे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान जो है वो नहीं कहते कि इंसान जो है बाद में ऐसा जाता है किसी को पता भी नहीं चला, तो ऐसे ही यहाँ पर ये चले गए हैं। इंडिया फ्रांस यूएई एग्री कर रहे हैं ट्राइलेटरल कोऑपरेशन के लिए एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी में, तो अच्छे से मिलकर काम करेंगे आने वाले टाइम में। यूएसए जो है उसने शूट डाउन किया चाइना का जो गुब्बारा था, तो चाइना का गुब्बारा फोड़ दिया यहाँ पर, तो इसके चलते पूरे हफ्ते में जो न्यूज़ है वो बरकरार रही है, और इसकी वजह से इनके फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट होने वाली थी चाइना में, वो भी यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। चाइना ने बोला तुमने हमारा तो उड़ा दिया पर अपने लिए तैयार है ना, कल को अगर तुम्हारा भी कुछ दिखेगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम भी उड़ाएंगे। ठीक है, श्रीलंका ने अभी अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। कई सारे लोगों ने यहाँ पर बोला आखिर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि रीजन ये था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतनी किल्लत देखने को मिल रही है, पर लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में एक प्रोत्साहन भरना चाहते हैं, और नमो नमो माथा बेसिकली स्टेप टुवर्ड ए सेंचुरी, तो ये बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। इनकी थीम भी यहाँ पर रखी गई। पड़ोसी देश है, आइडिया थोड़ा सा आप लोगों इसके बारे में होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट की गई थी लास्ट ईयर, अभी यहाँ पर श्रीलंका की जा रही है। रीजन क्या है, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में, और नेक्स्ट ईयर चाइना की जो है वो आज़ादी की सालगिरह सेलिब्रेट की जाएगी 75वीं, और वो आज़ाद हुआ था 1949 में। ठीक है, तो ये तीन कंट्री के आप लोग बेसिकली कुछ बातें हैं जो याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आना नहीं है। कौन बनेगा छोटू करोड़पति, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में, ठीक है, जिसको यहाँ पर टर्नस सूचक हेंगलिया के नाम से आप लोग बोल सकते हैं। डिफरेंट सी थोड़ी सी स्पेलिंग है पर लेकिन हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये कई बार न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है कि मेरीन क्रोकोडाइल है, यानी कि समुद्री मगरमच्छ है। ओलिव रेडली टर्टल कछुआ है यहाँ पर। हिमालयन थार जो कि हिरन टाइप का देखने को मिलता है, या फिर स्टार फिश है। सही आंसर क्या है ये आप लोग को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट बात की जा रही है सूरजकुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये किसके द्वारा रिसेंटली अभी ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है।
राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? तो ये तो आप लोग जानते हैं, हालांकि देखता हूं कौन सी आंसर देता है। एक कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं उइघर कम्युनिटी, ठीक है, उइघर कम्युनिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये कम्युनिटी जो है कहां पर पाई जाती है, कई बार न्यूज में देखने को मिलती है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना या फिर ऑल ऑफ द अबोव? सही आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जरूर। एक ऐप है जिसका नाम है प्रहरी ऐप। तो प्रहरी ऐप जो है वो कई बार आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। किसका है ये ऐप? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन नेवी, आसाम राइफल या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो किसका आप लोगों को लगता है? वैसे अगर नाम से देखा जाए प्रहरी, तो कौन होगा एक तरीके से जो प्रहरी यानी कि सेवा करने वाला? कॉमन सेंस लगाइए थोड़ी सी। बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, हु सेलेक्ट द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, कई बार न्यूज में रहता है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मैनेजमेंट ऑफ जो कंसर्न बैंक? सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। सी सेट का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और आंसर है फिर आप लोगों के सामने, फिर आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। तब तक हम लोग एक पर्टिकुलर मैप बेस्ड लोकेशन देखते हैं। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है यहां पर, ये है न्यू मोरे आइलैंड। न्यू मोरे आइलैंड जो है आप लोगों को कहां पर देखने को मिलता है ये आप लोगों को बताना है, मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है यहाँ, ठीक है। तो ये आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन समझ पाओ। यहां पर आप लोग देखते हैं ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, यहां पर ये म्यांमार हो गया, इधर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये एग्जैक्ट लोकेशन बे ऑफ बंगाल के अंदर में। ये जो आइलैंड है ये कोई ज्यादा पुराना नहीं है। एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था भोला साइक्लोन, ये 1970s में देखने को मिला था। उस टाइम पर ये जो आइलैंड है ये कहीं ना कहीं उभर कर सामने आया था 1970s में, और फिर डिसअपियर हो गया था यहां पर मार्च 2010 में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ता रहता है, उसकी वजह से यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली स्कूल ऑफ जो ओशिनोग्राफी है स्टडीज इन जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता के अंदर में, उनके द्वारा बोला गया कि आइलैंड डिसअपियर हुआ, सी लेवल जो है उसकी वजह से बढ़ गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां पर ये फैक्टर अभी देखने को मिला। तो कोई अगर इस तरीके से पूछे कि ऐसा भी कोई आइलैंड है जो पहले आया था और फिर डिसअपियर हो गया, तो आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को इसके बारे में कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ओके। तो ये था मैप बेस्ड क्वेश्चन। बाकी यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर। तो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब आंसर देखिए। टर्म जो है टर्नस सूचस हिंगलिए जो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल रही है, ये पर्टिकुलर किससे रिलेटेड है अगर पूछा जाए तो ये है मैरीन क्रोकोडाइल, ठीक है। तो मैरीन क्रोकोडाइल जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि अभी रिसेंटली यहां पर न्यूज में भी था, तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ये रिसेंटली अभी यहाँ पर नहीं, कई बार की पुरानी चीजें हैं, ओल्डेस्ट फोसिल यहाँ पर बोला गया जो काफी लंबे समय बाद डिस्कवर किया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया था। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। तो इसकी वजह से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकते, तो इंडिया से रिलेटेड नहीं है पर लेकिन किससे रिलेटेड है जानवर, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सूरजकुंड जो है ये क्राफ्ट यानी कि हथकरघा का एक मेला है जो कि हरियाणा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा अभी इनोग्रेट किया गया 36वां सूरजकुंड, ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है इंटरनेशनल, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर में, ठीक है। तो कम से कम ये याद रखेगा। तो इसमें यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर ये पार्टिसिपेट यहां पर पड़ती है। यहां पर 2023 के अंदर में जो है एक तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है इस साल, ठीक है। तो यहां पर फोकस जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया पर दिया जा रहा है, और इसी के साथ में यहां पर नॉर्थ ईस्ट में लुक ईस्ट जो अरेक्ट ईस्ट पॉलिसी को साथ में लेकर चले जा रहा है। ये थीम यहां पर बोली गई इस पर्टिकुलर फेयर की, यानी कि जो थीम है फॉर द ईयर 2023, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज ए रीजन एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द लुक ईस्ट और द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो यानी कि उसके ऊपर पूरा फोकस यहां पर दिया जा रहा है हरियाणा के अंदर में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कल को थीम से भी बन सकता है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आप लोगों से, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये जो कम्युनिटी है उइघर कम्युनिटी, ये काफी ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना के अंदर में काफी दिक्कत में रहती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चाइना के अंदर ही पाई जाती है। एक मुस्लिम कम्युनिटी है। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आप लोग तुरंत बोलोगे कि चाइना के अंदर में है, नहीं, आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी जल्दी पूछे जाते हैं। तो उइघर कम्युनिटी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इन पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है, खासकर सेंट्रल एशियन वाले रीजन में। पर चाइना के अंदर में इनकी खास्ता हालत हो रखी है, इसकी वजह से ये न्यूज में रहते हैं। तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनके ऊपर जो अत्याचार चाइना में होता है उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर उसके ऊपर पाकिस्तान का एक शब्द निकल कर नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं दोगलापन, ठीक है। तो ये दोगलापन है भाई साहब, ये दोगलापन है, ठीक है, मैं तो बाहर हूं। वही बात है। पर हैरी जो है वो किसका है अगर आप लोगों से पूछा है तो डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, उसके द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया परहैरी। और परहैरी का जो बेसिक पर्पज है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं
कि एक एक तरीका सिस्टम है कहीं ना कहीं जो एक नहीं जवानों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, ताकि उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मोबाइल पर अवेलेबल यहाँ पर रह सके। मतलब एक तरीके से उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रेनिंग है, ऑपरेशन है, उसके बारे में सारा डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप लोगों को बैंक बोर्ड ब्यूरो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। बाकी अगर बात की जाए तो नेक्स्ट सी सेट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी है, यानी कि 1.5। तो ये आप लोगों के सामने इसका एक्सप्लेनेशन भी है। मैप बेस्ड क्वेश्चन ये आप लोगों को हो गया, ये याद रखेगा, पहले गायब हो गया था, फिर से अभी आप लोगों को देखने को मिला, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाता हूं, कुछ अंग्रेजी के शब्द आप लोगों को सिखाता हूं। ये जो शब्द हैं इसके बेस पर आप लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो शब्द होते हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एनडीएस, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, वहां पर फायदा होगा। और जब आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि शब्द पता होगा तो चीजें अच्छे से समझ पाओगी। पहला जो शब्द है ये है विसिएट। विसिएट होता है एक तरीके से भ्रष्ट करना, यानी कि भ्रष्ट एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एक तरीके से एक आप लोग बोल सकते हैं क्वालिटी एफिशिएंसी को बर्बाद करना भी आप लोग बोल सकते हैं, जो गुणवत्ता है उसको खराब करना बोल सकते हैं। भ्रष्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग मॉर्निंग में टाइम पर उठना चाहते हैं पर लेकिन आप लोग टाइम पर उठ नहीं पा रहे हैं जानबूझकर, आपका नेचर है जो कि आप लोगों को भ्रष्ट बना रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक तरीके से अपने साथ में करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, कहना अरविंद केजरीवाल जी करप्शन है जी ये, क्योंकि आप लोग खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, खुद ही नहीं उठ रहे थे, तो जी बिल्कुल सरासर करेक्शन है, बिल्कुल सरासर करप्शन है, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, तो अपने साथ में आप लोग करप्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द है ये है क्रोनिक। क्रोनिक है एक तरीके नियमित। नियमित मतलब जो कॉन्टिन्यूअसली बार बार उसी तरीके से घटित होने वाला, नेचुरल तरीके से बोल देते हैं। जैसे क्रोनिक है, आप लोग बार बार अपने आप को मोटिवेट करते हो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जो है वो आप लोगों के काम से नहीं मिल रहा है। आप लोगों को एक प्रोसीजर को अगर एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे, मॉर्निंग में टाइम पर उठे, फटाफट कोशिश करो वो काम जो सबसे टफ लगता है उसको निपटा डालो। जैसे कि आप लोगों को आंसर राइटिंग लिखना टफ लगता है या क्वेश्चन पेपर टेस्ट प्रैक्टिस लगाना टफ लगता है, मॉर्निंग में निपटा दो। फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखना, ये जो वीडियो होती है इसको मॉर्निंग में निपटा दो। फिर आप लोग अंदर कॉन्फिडेंस देखना, पूरे दिन दिमाग में जो चीजें पड़ी रहती है ना यार, वो करना है करना है, कोई भी ऐसी चीज जो लगता है आप लोगों को यार वो भी करनी है वो भी करनी है, वो आप लोगों को इरिटेट कर रही है, उसको सबसे पहले खत्म करो। और फिर आप लोग अपना नेचर देखना, आप लोगों का नेचर जो है ऐसा रिजल्ट आप लोगों को देगा, आप लोग खुद सरप्राइज हो जाओ कि ये मैं ही हूं, ये तो बड़ा खेलता है यार मेरे साथ में। ये मैंने खुद फील किए। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, उसको सबसे पहले करना चाहिए, वो सबसे पहले निपटाता हूँ ताकि चीज़ें जो है पैटर्न में चलती रहे। वरना मैं भी एक तरीके से एकदम अनबैलेंस्ड होता हुआ नजर आता हूँ अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता हूँ। तो आप लोग भी फॉलो करके देखिए, मजा आएगा। रेशनल जो होता है वो एक तरीके से युक्त संगत होता है, यानी कि ये इंसान जो है रेशनल बातें करता है, यानी कि तर्क एक तरीके से तर्क युक्त बातें करता है, तर्कहीन बातें नहीं करता है। यानी कुछ भी बोल देना, ऐसे कर लो वैसे हो जाएगा। अबे रिजल्ट कुछ होना चाहिए ना उसके बीच में कि ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, बताओ कि क्यों हो जाएगा ऐसा। मैं बोलूं कि आप लोग डेली अगर मॉर्निंग में टाइम पर उठकर अगर अपना सबसे टफ काम सबसे पहले निपटाते हैं तो आप लोगों की लाइफ जो है वो आप लोगों को अच्छी चलती हुई नजर आएगी। ये रीजन क्या हो गया? क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव है कि कहीं ना कहीं एक मेंटल हैक है ये, कि माइंड को रिलैक्स करने का तरीका आप लोगों को मिल गया कि सबसे पहले टफ काम निपट गया, माइंड जो है आप लोगों को प्रोत्साहित करेगा और काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीका रैशनल हो गया। ठीक है, समझ सकते हैं। इवेंटफुल क्या होता है? एक तरीके से घटने वाला, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज जो होने वाली है, तो कोई मूवमेंट, मेमोरी, कोई भी ऐसा एक सिग्निफिकेंस जो चीज होती है, दिलचस्प रोमांचक घटना। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। कुछ एक्साइटिंग इवेंट कहीं नहीं मिलने जा रहे हैं अभी, तो आप लोगों की सारी नहीं, पूरे सप्ताह चल रहा है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इवेंट आएंगे, कोई बहुत सारी घटना घटेगी। ठीक है, जिनकी छोड़ के भाग गई है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो थोड़ा सा दुखी मत होना, अपने काम पर फोकस करो, खुश हो जाओ कि हाँ कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अपने काम पे फोकस करेंगे। और जिनका चल रहा है वो एंजॉय करो, अपना अच्छे से अपने काम पे भी फोकस करो। तो बैलेंस बनाकर चलते रहो, जैसा भी हो बैलेंस बनाकर चलोगे तो साइकिल गिरेगी नहीं, वरना साइकिल गिर जाएगी यार। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर। मिसप्रिजन यानी कि अवमानना बोल सकते हैं, एक तरीके से ना कंटेम्प ऑफ कोर्ट बोल देते हैं, बेइज्जती बोल सकते हैं, एक तरीके से गलत तरीके से चीजों का ट्रीटमेंट, परफॉर्मेंस, या फिर आप लोग बोल सकते हैं गलत तरीका प्रदर्शन जो कि एक्सेप्ट ना किया जा सके, ऐसी चीज इसको टोलरेट ना किया जा सके, तो ये मिसप्रिजन आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, गलत फहमी भी कई बार आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो सारे के सारे शब्द आप लोगों के सामने हैं, इनके सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं। जितने शब्द आप लोग सेंटेंस फॉर्म करोगे उतने ही शब्द आप लोग याद रखोगे। और मैं तो ये बोलता हूं कि इनको यूज करना भी स्टेट कर दो। ठीक है, आप लोग अपने आप को ही बोलो कि हाँ भाई साहब, आज की डेट में ना हमारा ना काम जो है हम लोग अपना ही भ्रष्ट कर रहे हैं, विशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आज से ना क्रॉनिक वे में मैं अपना पैटर्न फॉलो करूंगा। ठीक है, एक तरीके से शब्द यूज करना स्टार्ट करो यार, आप लोगों को खुद याद रहने लगेंगे।
तो कोई लैंग्वेज ही तो है एक तरीके की, हम लोग डरते इसलिए क्योंकि हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल करो फिर देखना कितना मजा आएगा। और कौन मॉर्निंग में टाइम पर उठना स्टार्ट कर दो, अब तो फरवरी आ चुकी है यार, अभी भी अगर मॉर्निंग में टाइम पर उठने में दिक्कत हो रही है तो फिर थोड़ा सा गलत बात है। और एग्जाम आ रहा है, मॉर्निंग में टाइम पर देने जाना है, तो थोड़ा सा पैटर्न को भी सुधार लो अब, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो डिसिप्लिन में आने का भी टाइम आ चुका है, तो अपनी चीज़ों को थोड़ा सुधारो, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही चीज़ों को निपटा लिया करो ताकि कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके।